Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार 5125 कलयुग विक्रम संवत 2081 पौष महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी 22 दिसंबर 2024 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को राजेश पांडे का सप्रेम नमस्कार। अब आप इस सप्ताह के समाचार सुनिए। मुख्य समाचार इस प्रकार से हैं। कर्नाटक में 2 सड़क हादसों में 9 लोगों की मौत। बेंगलोर में कार के ऊपर पलटा ट्रक, एक परिवार के 6 लोगों की मौत। डिफॉल्टर की स्थिति से बाहर निकला श्रीलंका। वित्त मंत्रालय का दावा, 2 साल पहले बर्बादी की कगार पर पहुंच गया था देश। गणतंत्र दिवस परेड में नहीं दिखेंगी दिल्ली की झांकियां, इन राज्यों को मिलेगा मौका। महाराष्ट्र में विभागों का बंटवारा, सीएम फडणवीस के पास रहेगा गृह मंत्रालय। अब सुनिए समाचार विस्तार से। पहली घटना में बेंगलुरु के बाहरी इलाकों में नेलमंगला शहर के पास टीबी बेगूर के करीब तालेकर गांव के पास बेंगलुरु पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग 4 पर 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई। यहां एक कंटेनर ट्रक के ऊपर पलट गया, जिसके नीचे कार दब गई। कार में सवार सभी 6 पीड़ितों एक ही परिवार के थे, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। दुर्घटना के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर 10 किलोमीटर लंबा यातायात जाम हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि कंटेनर को हटाने के लिए उसके नीचे फंसे शव को निकालने के लिए 3 क्रेनों की जरूरत पड़ी। परिवार ने 6 महीने पहले ही कार खरीदी थी। अस्पताल में इलाज करा रहे ट्रक चालक आरिफ ने दावा किया कि दुर्घटना तब हुई जब वह अपने आगे एक कार से टकराने से बचने की कोशिश कर रहा था। श्रीलंका के वित्त मंत्रालय ने शनिवार को ऐलान किया कि देश अब डिफॉल्ट यानी कर्ज न चुका पाने की स्थिति से बाहर निकल गया। समाचार एजेंसी पीटीआई ने देश के वित्त मंत्रालय के हवाले से बताया कि हांगकांग स्थित फिच रेटिंग द्वारा श्रीलंका की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करने का निर्णय के साथ ही श्रीलंका ने आधिकारिक तौर पर अपना ऋण डिफॉल्ट समाप्त कर दिया। इससे पहले फिच ने शुक्रवार को श्रीलंका के दीर्घकालीन ऋण डिफॉल्ट रेटिंग को CCC माइनस से बढ़ाकर CCC+ कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड पुनर्गठन के पूरा होने और व्यापक आर्थिक संकेत के लिए बेहतर दृष्टिकोण से स्थानीय मुद्रा ऋण पर एक डिफॉल्ट का जोखिम कम हो गया। श्रीलंका उस समय आर्थिक संकट में फंस गया था जब द्वीप राष्ट्र ने अप्रैल 2022 के मध्य में डिफॉल्ट की घोषणा की थी, जो 1948 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से उसकी पहली घोषणा थी। लगभग गृह युद्ध जैसी स्थिति और महीनों तक चले सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन के कारण तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्ष को भागना पड़ा था। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में एक बार फिर राजधानी दिल्ली की झांकियों का दीदार नहीं हो सकेगा। हालांकि आम आदमी शासित राज्य पंजाब समेत 15 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विरासत, इतिहास और वर्तमान में सजी रंग बिरंगी झांकियों देश के क्षेत्रों में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर दिखाई देंगी। समझा जाता है कि गणतंत्र दिवस परेड की झांकियों का चयन करने वाली विशेषज्ञ समिति ने दिल्ली की ओर दिए गए झांकी की थीम को अस्वीकार करते हुए खारिज कर दिया। इस बार परेड में जहां दिल्ली की झांकियों को मंजूरी नहीं मिली, तो वहां 4 राज्यों ने खुद ही असमंजस जताकर दफा अपनी बारी छोड़ दी है और इन सब जगहों उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों को अपनी झांकियां कर्तव्य पथ पर दिखाने का मौका दिया गया है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को अपने मंत्रिपरिषद के विभागों का आवंटन कर दिया। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को गृह विभाग नहीं मिला। फर्नांडिस ने इसे अपने ही पास रखा। शिंदे को शहरी विकास, आवास तथा लोक निर्माण विभाग, सार्वजनिक उद्यम आवंटित किया है। सरकार गठन के पहले ही अंदर खाने राज्य के गृह विभाग पर अकाम प्रमोद शिंदे की नजर थी। एक अन्य उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को वित्त एवं योजना राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मिला है। राज्य विधानमंडल का सप्ताह भर चलने वाला शीतकालीन सत्र शनिवार को समाप्त होने के बाद विभागों का आवंटन किया गया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि फर्नांडिस गृह के साथ ही ऊर्जा, कानून और न्यायपालिका, सामान्य प्रशासन विभाग और सूचना एवं प्रचार विभाग भी संभालेंगे। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 70,680 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 84 रुपए 95 पैसे और ऑस्ट्रेलियन 53 रुपए 9 पैसे। इसी के साथ साप्ताहिक समाचारों का यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 98.5 पर दर्पण हिंदी रेडियो प्रोग्राम और इसमें आपका स्वागत है। आज आपके साथ हैं राजेश पांडे और शैलजा चतुर्वेदी। तो आज सुनते हैं आज का विचार राजेश जी से। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से पूछा नहीं कि समुद्र कितनी दूर है। तो श्रोताओं, आज हम आपको बताएंगे कि आज हमारा कार्यक्रम किस तरह से चलेगा। कि आपको शायद पता होगा कि पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन विश्व के प्रसिद्ध तबला वादक का 15 दिसंबर को 73 वर्ष की आयु में सैन फ्रांसिस्को में निधन हो गया। इनका बहुचर्चित कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया में अगले माह निर्धारित था। प्रसिद्ध तबला वादक अल्लाह रखा के सुपुत्र जाकिर साहब को दर्पण परिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि है। तो ये हमारा एक पहला था। और दूसरा है कि कल अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस यानी वर्ल्ड मेडिटेशन डे 21 दिसंबर जो इसी माह संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने घोषित किया है वो मनाया गया था। ये पहला था वर्ल्ड मेडिटेशन डे। व्यापक कल्याण व आंतरिक परिवर्तन के लिए भारतीय परंपरा के अनुसार 21 दिसंबर के उत्तरायण में आरंभ होता है, जो आंतरिक चिंतन व ध्यान के लिए शुभ है। तो ये बहुत ही शुभ दिन था कि जिस दिन उत्तरायण का आरंभ होता है उसी दिन इंटरनेशनल वर्ल्ड मेडिटेशन डे है। तीसरी चीज़ हम चाहते हैं आपसे शेयर करना। नौशाद अली फिल्म जगत के प्रख्यात संगीतकार की जन्म तिथि 25 दिसंबर थी। उनको दर्पण परिवार की ओर से श्रद्धांजलि है। इसके अतिरिक्त मोहम्मद रफ़ी की 24 दिसंबर को 100वीं वर्षगांठ है, तो उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। एंड आज के हमारे जो विशेष अतिथि हैं विकास पारिक व हिमांशु शाह, उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के मंदिरों की चर्चा होगी। तो श्रोताओं, यदि आप चाहें तो आप भी हमको बता सकते हैं कि मंदिर जो हैं भले ही किसी ने बनाए हों, लेकिन वो सार्वजनिक संपत्ति बन जाते हैं। तो आपकी क्या अपेक्षाएं हैं मंदिरों से? ऑस्ट्रेलिया में जो मंदिर हैं उनसे आप क्या चाहते हैं, वो क्या क्या करें पूजा के अतिरिक्त? इसमें यदि आप अपने विचार भेजना चाहें तो आप हमको भेजिएगा। तो आज का कार्यक्रम हम आरंभ करते हैं एक बहुत ही सुंदर भजन से जो राजेश जी लाए हैं। जी हाँ दोस्तों, जी। जाके बल से
अहिरावण की भुजा उखाड़े, अहिरावण की भुजा उखाड़े, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, आरती कीजे हनुमान लला की। सुर नर मुनि आरती उतारे, सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन छाड़ सकूल ओछाई, आरती करत अंजना माई, आरती कीजे हनुमान लला की। जो हनुमान जी की आरती गावे, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे, आरती कीजे हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती कीजे हनुमान लला की। दुष्ट दलन। और ये दोस्तों, तो आशा है आपने- आपको भजन पसंद आया होगा। आपने तो बड़ा ही असाधारण भजन सुनाया है। आरती कीजिए हनुमान लला के। श्रोताओं, आप में से बहुत से लोग मंगलवार को, शनिवार को ये आरती ज़रूर करते होंगे। तो हनुमान जी की आरती के साथ में आज का हमारा कार्यक्रम आरंभ होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना रवि शास्त्री। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का एक पल भी मिस नहीं करोगे जब इंडिया खेलेगी ऑस्ट्रेलिया के साथ लाइव। आज डाउनलोड करिए केओ स्पोर्ट्स। और जी दोस्तों, ये थे हमारे स्पॉन्सर्ड का संदेश। अब सुनते हैं एक और अच्छा सा गाना। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर, अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बढ़ते जाएं हम सैलानी, जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। ऊपर नीचे नीचे ऊपर, लहर चले जीवन की, लहर चले जीवन की। नादा है जो बैठ
किनारे, पूछे राह वतन की, पूछे राह वतन की। चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे। हम सिंहासन पर जा बैठे, जब जब करे इरादे, जब जब करे इरादे। सूरत है जानी पहचानी, दुनिया वालों को हैरानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। जी हाँ दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये गाना पसंद आया होगा। ये तो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध गानों में से होता है। जी हाँ जी हाँ। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह वाह वाह, बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया, करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। जी हाँ दोस्तों, ये थे हमारे स्पॉन्सर्ड करी मास्टर का संदेश। तो श्रोताओं, जैसा हमने आपसे कहा था कि आज हम मोहम्मद रफ़ी के विषय में कुछ बात करेंगे। मेरी तलाश लाई मुझको कहाँ कहाँ से, मेरी तलाश लाई मुझको कहाँ कहाँ से। सुन ले मेरा फसाना अब तो मेरी ज़ुबान से। मैंने वहीं वहीं पर सिजदे किए हैं तुझको। सिजदे का मतलब होता है सर झुकाना। मैंने वहीं वहीं पर सिजदे किए हैं तुझको, जुल्फों को तू उड़ाती गुजरी जहाँ जहाँ से। अरे वाह। शहंशाह तरन्नुम मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह नाम के एक गांव में अमृतसर ज़िले में हुआ था। 7 वर्ष की अवस्था में परिवार लाहौर आ गया था। इनका अधिकतर वक्त अपने भाई की नाई की दुकान पर बीतता था, जहां से एक फ़कीर रोज़ गाते हुए गुजर जाता था और रफ़ी जी को उसकी फ़कीर की आवाज़ बहुत पसंद आती थी। ये उसका पीछा करते थे और उनके गानों की नकल करते थे। संगीत में उनकी रुचि देखकर उनके भाई ने उन्हें उस्ताद अब्दुल वाहिद ख़ान के पास शिक्षा लाने की शिक्षा दी, जो कि इनके परिवार के मित्र थे। और श्रोताओं, एक इंटरेस्टिंग एपिसोड हुआ कि लाहौर आकाशवाणी में के.एल. सहगल साहब का प्रोग्राम था। तो के.एल. सहगल साहब वहाँ आए हुए थे। बत्ती गुल होने के कारण सहगल साहब ने गाने से इनकार कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कि भीड़ में एक तूफान आ गया। रफ़ी साहब, उनके भाई भी के.एल. सहगल को सुनने के लिए गए हुए थे। तो रफ़ी साहब के भाई ने संयोजकों से निवेदन किया कि भीड़ की व्यग्रता को शांत करने के लिए रफ़ी को गाने का मौका दिया जाए। फिर क्या था, 13 वर्ष के रफ़ी का जादू सभी श्रोताओं के दिलों में बैठ गया। धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलती गई। वो 20 वर्ष की आयु में उन्होंने एक पंजाबी फिल्म गुल बिलोच में अपनी आवाज़ दी थी। 1946 में रफ़ी साहब बम्बई आ गए, जहां उनको पहला ब्रेक नौशाद अली ने दिया था। फिल्म का नाम था पहले आप। फिल्म में रफ़ी को ब्रेक उनके मनपसंद गायक थे। फिल्मों में उन्होंने नौशाद जी ने भले ही इनको ब्रेक दिया हो, लेकिन नौशाद जी के मनपसंद गायक थे तलत महमूद। और एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि बैजू बावरा के लिए, जो कि फिल्म बहुत ही मशहूर फिल्म थी, स्पेशली तलत महमूद जी की शुरुआत के लिए, तो
तो सारे गाने बैजू बावरा के तलत महमूद को गाए जाने थे, लेकिन नौशाद साहब ने तलत महमूद को स्टूडियो के बाहर सिगरेट पीते हुए पकड़ लिया। फिर क्या था, नौशाद साहब ने तुरंत बैजू बावरा का सारा कॉन्ट्रैक्ट तलत की जगह रफ़ी साहब को दे दिया। इस फिल्म की लोकप्रियता के बाद रफ़ी साहब ने मुड़कर नहीं देखा। अगर बैजू बावरा में तलत महमूद को लिया भी जाता तो जैसा कि बैजू बावरा के गाने थे, उतनी ऊंची आवाज़ में तलत गा नहीं सकते थे और रफ़ी ने उतनी ही ऊंची आवाज़ में अपनी शोहरत जमा कर ली थी। फिर 1948 में एक फिल्म आई थी शहीद। हो सकता है कि आपको शायद उसके गाने याद हों, क्योंकि आज भी उसका एक गीत बहुत ही लोकप्रिय है, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। तो ये उनका गाना जो था वो उनको 7वें आसमान पर ले गया था। रफ़ी जी की शौक व मखमली आवाज़ ने याहू से लेकर, आपको याद होगा शम्मी कपूर के लिए उन्होंने इतने सारे गाने गाए थे, याहू कोई मुझे जंगली कहे। तो रफ़ी जी की शौक व मखमली आवाज़ ने याहू से लेकर नैन लड़ जहिए तो मनवा में कसक हो वीर करी, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, या चौधरी का चांद व कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, इन सभी हर रंग के हर स्वर के गीतों को संवारा था। चौधरी के चांद के लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। और ये भी आपने शायद सुना होगा, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, ये भी बहुत खूबसूरत गाना था उनका। रफ़ी साहब के गीतों में शेर व शायरी की खूबसूरती थी, जिसमें उनकी आवाज़ ने 4 चांद लगाए। शायद आपको याद हो मुग़ल आज़म का एक बहुत ही मशहूर गीत था जो कि मोहम्मद रफ़ी ने ही गाया था, ए मोहब्बत जिंदाबाद। और इस गीत का में जो दो लाइनें थीं वो बहुत ही खूबसूरत थीं। वफ़ा की राह में आशिक की ईद होती है, वफ़ा की राह में आशिक की ईद होती है, खुशी मनाओ मोहब्बत शहीद होती है। अपने 4 दशकों की यात्रा में रफ़ी साहब ने 6 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। 1967 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा किया गया। रफ़ी साहब ने 18 भारतीय भाषाओं में वो 4 विदेशी भाषाओं में गीत गाए, रिकॉर्ड किए। आपको ये भी ताज्जुब होता, भले ही वो मुसलमान थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो भक्ति के गीत थे रिकॉर्ड हुए थे, बस भजन, वो रफ़ी साहब ने ही गाए थे। सबसे अधिक देशभक्ति के गाने रफ़ी साहब ने गाए थे और सबसे अधिक बच्चों के गीत भी रफ़ी साहब ने गाए थे। शायद आपको याद होगा, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। रफ़ी साहब ने सबसे अधिक गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में गाए थे। हसरत जयपुरी ने सबसे अधिक गीत इनके लिए लिखे थे। इनके सबसे अधिक गीत आशा भोसले के साथ थे। वो शम्मी कपूर पर सबसे अधिक गीत फिल्माए गए थे। कई गीत आपने योडलिंग के भी गाए सुने होंगे। हालांकि योडलिंग अधिकतर किशोर कुमार के नाम से जोड़ा जाता है, लेकिन रफ़ी साहब भी योडलिंग में पीछे नहीं थे। रफ़ी साहब के दान देने की प्रवृत्ति और लोगों की सहायता करने में आपकी प्रसिद्धि थी। कितनी बार ऐसा होता था कि ये प्रोड्यूसर से पैसे भी नहीं लेते थे और इनका था कि हर हफ्ते एक दिन ये लोगों को मस्जिद के सामने बैठ के दान दिया करते थे। आपकी श्रद्धा केवल मस्जिद में ही नहीं बल्कि गुरुद्वारे में आप जाते थे और नियम से मंदिर में भी जाते थे पूजा करने के लिए। आज 45 वर्षों के बाद भी रफ़ी साहब की लोकप्रियता कम नहीं हुई है। 31 जुलाई 1980 में केवल 55 वर्ष की आयु में हृदय गति रुक जाने से रफ़ी साहब इस दुनिया से चले गए। और उस समय ये रिकॉर्डिंग करने की थोड़े देर की ही बात है जबकि इनको दिल का दौरा पड़ा था। तो रिकॉर्डिंग समझिए कि रिकॉर्डिंग करते करते संसार से अचानक विदा हो गए थे। इतना बड़ा कलाकार। आपका जनाजा अपने आप में बम्बई का एक रिकॉर्ड था। 1980 में सोचिए 45 साल पहले कि 20,000 से अधिक इस महान गायक के कदरदानों ने बम्बई की सड़कों पर, घर की छतों पर, अपने दरवाज़ों पर शीशे के पीछे से रो रो कर इनको विदाई दी थी।
रवि साहब को श्रद्धांजलि देने दुनिया में न जाने कितने कोनों से आज भी उनकी कब्र पर फूल चढ़ाने उनके कदरदान आते हैं। उनकी जन्मतिथि पर व उनकी पुण्यतिथि पर तो इतने महान और गायक का इतने थोड़े से समय में जिक्र करना बहुत ही मुश्किल है। और श्रोताओं, मुझे किसी ने एक किताब दी थी मोहम्मद रफ़ी के ऊपर, जो कि 300 पेजेस उसमें हैं। अब बताइए मैं 300 पेजेस को आपको कैसे प्रेजेंट कर सकती हूँ इतने छोटे से समय में। तो उन्हीं के गीतों में से एक और शेर मैंने आपको के लिए पेश किया है। खोल आंखें अपनी ख्वाबे नाज से, खोल आंखें अपनी ख्वाबे नाज से, जाग मेरे प्यार की आवाज़ से, ज़िंदगी बेताब है तेरे लिए, आ गले लग जा उसी अंदाज से। खोल आंखें अपनी ख्वाबे नाज से, जाग मेरे प्यार की आवाज़ से, ज़िंदगी बेताब है तेरे लिए, आ गले लग जा उसी अंदाज से। तो ये थी बहुत ही संक्षिप्त श्रद्धांजलि मोहम्मद रफ़ी को, जिनका की संगीत हमें मेस्मराइज़ करता रहा 4 दशकों तक और ज़िंदगी भर करता रहेगा। तो राजेश जी, अब उनका एक गीत भी सुनवा दीजिएगा। सुनवाते हैं इस एडवर्टाइजमेंट के बाद। स्वाद की एक ऐसी दुनिया में कदम रखें जहां हर व्यंजन पारंपरिक तौर से बनाया जाता है। कलर्स ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट पैरामेटा में हम आपको असली भारतीय भोजन का अनुभव प्रदान करवाने पर गर्व महसूस करते हैं, जो स्वाद को और निखारेगा और आपको अधिक खाने की लालसा देगा। आपके हर खास आयोजन जैसे कि बर्थडे पार्टीज, बेबी शावर, एनिवर्सरी पार्टीज इत्यादि के लिए हमारा इवेंट हॉल उपलब्ध है। इतना ही नहीं, हमारे आउटडोर लाइव केटरिंग के साथ अपने आयोजन में 4 चांद लगाएं। मुंह में पानी लाने वाली चाट के लाइव स्टेशन, सामने बनती गरम-गरम जलेबियां और पुरानी दिल्ली के चना भटूरे का भरपूर आनंद लें। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें colorsofindia.com.au। अच्छा दोस्तों, ये थे हमारे स्पॉन्सर्ड कलर ऑफ इंडिया का संदेश। अब सुनते हैं एक अच्छा सा गाना। वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है।
ख्वाबों पे छा गया है भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। जी हाँ दोस्तों, ये थे हमारे स्पॉन्सर्ड करी मास्टर का संदेश। अब सुनते हैं एक अच्छा सा गाना। मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली ए मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली ए मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली। जरा पंख झटक गई धूल अटक और लचक मचक के दूर भटक उड़ डगर डगर कस्बे कूचे नुक्कड़ बस्ती में ये इतड़ी से मुड़ अदा से उड़ कर ले पूरी दिल की तमन्ना हवा से जुड़ अदा से उड़ फुर 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 तू हीरो बना रे। मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली। बादल की कॉलोनी दिखला दे ठेंगा इन सबको जो उड़ना ना जाने। उड़ियो ना डरियो कर मनमानी 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 बढ़ियो ना मुड़ियो कर नादानी। उड़ियो ना डरियो कर मनमानी 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 बढ़ियो ना मुड़ियो कर नादानी। कंतान ले मुस्कान ले कैसा ना 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 हवा बस ठान ले तू जान ले कैसा ना 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 हवा। मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली मसक्कली 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 उड़ मटक 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 मटक।
तुझे क्या गम तेरा रिश्ता गगन की बांसुरी से है, पवन की गुफ्तगू से है, सूरज की रोशनी से है। उड़ियो ना डरियो कर मनमानी मनमानी मनमानी, बढ़ियो ना मुड़ियो कर नादानी। उड़ियो ना डरियो कर मनमानी मनमानी मनमानी, बढ़ियो ना मुड़ियो कर नादानी। मुस्कान ले कहे सन न न न न न न हवा, बस ठान ले तू जान ले कहे सन न हवा। मसकली मसकली उड़ मटक 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 कली, मसकली मस मस मसकली मटक मटक मटक। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया व सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। जी हाँ दोस्तों, ये था हमारे स्पॉन्सर्ड करी मास्टर का संदेश। तो श्रोताओं, जैसा हमने आपसे कहा था कि आज हमारे विशेष अतिथि हैं विकास पारिक और हिमांशु शाह जी। तो सोक्रेटिस ने बहुत कितने सदियों पहले ये कहा था कि हमारे आने वाली जनरेशन बिल्कुल निकम्मी है, कुछ भी नहीं करेगी, कहीं भी नहीं जाएगी। और सोचिए कि हर पीढ़ी यही सोचती रहती है। मैं भी ये सोचती थी कि पता नहीं आगे वाली पीढ़ी हमारा काम करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन आज हमें इतना गर्व है कि विकास दूसरी पीढ़ी के हैं जिनका कि योगदान मंदिरों में इतना अधिक हुआ है कि मैं तो बहुत ही प्रभावित हूँ। मुझे लगता था कि आज के बच्चे जो हैं वो कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन अब श्रोताओं, आप लोग अगर श्री मंदिर ऑबर्न में गए हैं तो वहाँ आपने जो कृष्ण भगवान की, राधा रानी की जो बहुत ही सुंदर मूर्ति देखी है, वो विकास के पिताजी गुजराती जी ने वहाँ भेंट की थी। और उसके बाद आज पिछले वर्ष विकास और हिमांशु जी ने रिवर्स्टन में एक बहुत ही सुंदर मंदिर की स्थापना की थी। तो दो जनरेशन के लोग के प्रवासी भारतीयों ने मंदिरों में इतना बड़ा योगदान दिया है। तो आज का हमारा विषय है कि ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों का इतिहास क्या है और मंदिरों से हमारी क्या अपेक्षा है। क्योंकि मंदिर, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी भारतीय कम्युनिटी बहुत ही रिलीजियस कम्युनिटी, स्पिरिचुअल कम्युनिटी है और हम लोग अपने धर्मों से प्रभावित होते हैं। तो इसी के ज़रिए हम चाहते हैं कि हम अपने सनातन धर्म का, अपनी शांति का और विश्व की शांति का प्रयास करें। तो विकास जी और हिमांशु जी, आपका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। पहले आप ही बताइए अपने विषय में थोड़ा कि आप कहाँ से क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आपका इंटरेस्ट हुआ है मंदिरों में। तो हिमांशु जी, आप शुरू करेंगे। आप जी बताइए। पहले तो धन्यवाद हमको ये मौका देने के लिए, शैला जी और राजेश जी। हमारा सौभाग्य है कि आज हम आप यहाँ पर आए हुए हैं। धन्यवाद। तो वैसे शुरुआत आपने बोला ना कि जो सेकंड जनरेशन जो निकम्मे हैं, शायद हम सोचते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसे निकम्मे लोगों को बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं। तो जब निकम्मे लोगों को अच्छे लोग जब मिलते हैं तो उनका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वाह, ऐसा हुआ है हमारे साथ। मेरे साथ मैं बात बताऊं तो गुजराती अंकल से मेरा मिलना हुआ आज से 23 साल 24 साल पहले। अच्छा। हाँ। और जब वैष्णव संघ की शुरुआत हुई जी हाँ, तो मैं सद्भागी था कि मैं उनके साथ शुरू कर पाया। जी हाँ। तो उनके साथ जब हुआ तो पता चला कि गुजराती अंकल ने जो वैल्यूज जो पढ़ाई मेरे को सिखाई, उसके हिसाब से फिर मैं आगे बढ़ता गया।
और विकास भी जुड़ा उसके साथ हमारे साथ। और वैष्णव संघ में हम पिछले 23 साल से हमारा योगदान दे रहे हैं, हमारी सेवा दे रहे हैं। और उसका फ्रूट जो हमें मिला है अभी वो है हमारी हवेली। हम बोलते हैं हवेली, टेंपल नहीं बोलते हम। बहुत सुंदर नाम है हवेली। क्योंकि हवेली का मीनिंग आपको पता है कि एक सुसज्ज नाइसली डेकोरेटेड हाउस। तो पुष्टि मार्ग में हवेली बोलते हैं उनको। तो हवेली हमने ये अक्टूबर 19 और 20 को हमने ओपनिंग किया, उनका इनॉग्रेशन किया। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि चलो हम कुछ कर पाए हमारे लिए, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए। जी हाँ, आप ये बताइए, आप भारत में कहाँ से आए हैं और कब से ऑस्ट्रेलिया में हैं? मैं गुजरात बड़ौदा से आया हूँ जी। और मैं ऑस्ट्रेलिया में पिछले 32 ईयर्स 32 साल से हूँ। अच्छा, और आप यहाँ क्या करते हैं? अभी मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ और बिजनेस वैल्यूअर हूँ। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैंने भी देखा है वैष्णो मंदिर रिवरस्टन में और बहुत ही प्रभावशाली मंदिर है। आपने उसके लिए कितना प्रयास किया है, मैं तो बहुत प्रभावित हुई थी। और बताइए विकास जी, आप यहाँ आए थे छोटे बच्चे के रूप में? हाँ जी, 1971 में आए थे हम लोग। तब डैड डिप्लोमेट थे जी। और इंडिया में भी उनका हम लोग का मंदिर था, सेवा था घर में जी। हाँ। तो बहुत ही रिलीजियस माइंडेड थे वो जी। तो मुझे याद है कि जब वो राधा कृष्ण की मूर्ति भी लाए थे जी, पर्सनली उन्होंने उसको कार्व किया था जी। और वो बिजनेस क्लास की सीट पे बैठा के लाए थे कि भगवान को कार्गो में नहीं लाना है। हाँ। तो इतने तन मन धन से वो समर्पित थे, लाए थे कि। और फिर आपने कल वीडियो भी देखी कि वो मंदिर का इनॉग्रेशन जो 77 में हुआ था। तो पहले हिमांशु से मैं ये कह रहा था कि पहले मैं इतना मंदिर जाता नहीं था, मगर जब 18 साल का हुआ आई वाज फोर्स्ड टू टेक डैड टू बिकम, वो ड्राइविंग नहीं करते थे। हाँ। तो आदत हो गई मंदिर जाने की। हाँ। तो उसी से फिर वो भावना हुई, ये हुई। और शुरू में हम वैष्णव संघ में इतने थे नहीं, डैड और हिमांशु बहुत काम करते थे। हाँ। मगर लास्ट 15 साल से थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं। और जैसे हिमांशु ने कहा, जो मेहनत और जो लगान हम लोग की जो वॉलंटियर्स की है जी। हाँ। खाली हम दोनों तो हैं, हम लोग की कमेटी है 7 लोगों की जी। हाँ। मगर समझिए 70 लोगों की कमेटी है, क्योंकि जो वॉलंटियर्स के बिगर हम लोग का ये नहीं होता जी। हाँ। तो जो वर्ल्ड का विजन था और जो हमारे गुरु हैं जय श्री जी। हाँ। जो उनका विजन था, वो जो इंटरनेशनल वैष्णव संघ ऑपरेट करते हैं, उनकी हवेली 5 कॉन्टिनेंट में है। हाँ। और अब ऑस्ट्रेलिया में 5 कैपिटल सिटीज में हवेली हो गई है। हवेली है, सब हो गई है। और सिडनी इज द सेकंड ओल्डेस्ट, सॉरी यंगेस्ट। और भी बस ब्रिस्बेन में खुलने वाली है, नहीं तो पर्थ, मेलबर्न, एडिलेड और सिडनी और सब जगह खुल गई है अब। अच्छा। पर्थ में हो रही है। हाँ। तो हवेली के विषय में बहुत से लोगों को नहीं पता है कि हवेली जो है वो भी एक शाखा है हमारे हिंदू धर्म की जी। जी हाँ। तो अब ये बताइए कि आपको प्रेरणा, ये पारिवारिक प्रेरणा तो आपको थी ही, लेकिन हर बच्चा जो होता है, जो धार्मिक परिवार से आता है, वो नहीं ये काम कर सकता है। तो आप में क्यों ये इतनी जागृति हुई कि आपको अपने धर्म का, आपको अपने देश का मान रखना है इस तरह से? आप सही बता रहे हैं कि हर एक में ऐसा भावना नहीं जागती है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हर एक के पीछे एक गुरु होना चाहिए जी। हम बोलते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं जी। हाँ। तो गुरु का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और हम लोगों के ऊपर हमारे जो द्वारकेश जी महोदय श्री, जिन्होंने इंडिया से पिछले 23 साल से ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं और पुष्टि संप्रदाय के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं जी। हाँ। और उनको नर्चरिंग कर रहे हैं एवरी सिंगल ईयर फॉर द लास्ट 23 ईयर्स। तो वो हमारे गुरु है और उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है, हमें नर्चरिंग किया हुआ है कि पुष्टि संप्रदाय में धर्म में कैसे आगे जाना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली धर्म करते रहो। वो बोलते हैं कि धर्म तो करना है, लेकिन आपकी ये कर्म भूमि ऑस्ट्रेलिया है, तो उनके लिए भी कुछ करना होता है। हाँ। ऐसा नहीं है कि खाली धर्म करते रहे हाँ। मंदिर में बैठ के या हवेली में बैठ के, लेकिन आपकी वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कर्म भी करें। तो वो हमें बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर बैलेंसिंग एक्ट बताया गया है। ऐसा नहीं है कि खाली धर्म करो, बाकी के कुछ मत करो। बिल्कुल। तो वहां से हमें प्रेरणा मिली ज्यादा। हिंदू धर्म की यही विशेषता है कि धर्म और कर्म एक साथ चलते हैं। हाँ। कि जब तक आप जनसेवा न करें हाँ। तब तक, और ये भी कहा जाता है कि भले ही भगवान की साधना न करें, लेकिन माता पिता की साधना करें और जनसेवा करें, वो भी धर्म है हमारा। सही बात। तो वो भी धर्म में आता है। तो ये बताइए, मैं सोच रही थी कि कितने मंदिर होंगे ऑस्ट्रेलिया में, तो ये बहुत मुश्किल था पता करना कि कितने मंदिर हैं। एक जो गूगल सर्च में लिखा था कि 27 मंदिर हैं सिडनी में, लेकिन 27 तो हम नहीं कर पाए।
27 तो हम गिन नहीं पाए थे। तो आपके हिसाब से कितने मंदिर होंगे? देखिए, हमने वैसे ऐसा कुछ स्टडी नहीं किया है कि कितने मंदिर है सिडनी में या ऑस्ट्रेलिया में जी। और मैं करना भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये कोई क्वांटिफाइंग मैटर नहीं है ना, बिल्कुल ये बिलीफ की मैटर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये सोचता हूँ कि जितने भी मंदिर हो, लेकिन मंदिर होना बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक है हमारे, आवश्यक है बिल्कुल। क्योंकि मंदिर नहीं है तो आपके लाइफ में काफी इम्बैलेंस है, क्योंकि भक्ति नहीं है, फिर मंदिर नहीं है तो आपके घर में भक्ति नहीं है। क्योंकि जीवन का संतुलन जो होता है वो धर्म से ही आता है, धर्म से ही आता है, क्योंकि वही आपको रेगुलेशन बताते हैं, वही आपको जीवन क्रिया बताते हैं कि किस तरह से आप संतुष्ट रह सकते हैं, किस तरह से सुखी रह सकते। तो धर्म तो बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। और श्रोताओं, हमारे स्टूडियो में अभी यतीन्द्र जी आ गए हैं। यतीन्द्र जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद शारदा जी। तो हम थोड़ा छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एक आपको छोटा सा सुंदर गीत सुनाएंगे आपको। तो जब तक यतीन्द्र जी गीत लगा रहे हैं, ये चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा। ऐसा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा, जिस जगह तू नहीं है उस जगह है अंधेरा। कैसे फिर चैन तुझ बिन तेरे बदनाम लेंगे। कैसे फिर चैन तुझ बिन तेरे बदनाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा। आँख नाजुक सी कलियां, बात मिस्री की डलियां। होठ गंगा के साहिल, जुल्फ जन्नत की गलियां। तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे। तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे। हुस्न की बात चली कर सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा। मेरी मखना मेरी सोनिए चन बलिए। मेरी मखना मेरी सोनिए है चन बलिए।
सोनी तेरी चाल सोनी वे लगदी कमाल सोनी वे सोनी तेरी चाल सोनी वे लगदी कमाल सोनी वे मेरी मखना मेरी सोनी है मर जावा है तेरे बिन वे सोनी तेरी चाल सोनी वे लगदी कमाल सोनी वे हाय सोना मेरा यार सोना वे नचदा कमाल सोना वे मेरी मखना मेरी सोनिए चन बलिए हाय हाय चांदनी की हसीन मूरत है सब हसीनों से खूबसूरत है ऐ जान दिल से मैं तुझ पे मरता हूँ तू मेरे प्यार की जरूरत है मेरी तकदीर मेरा ख्वाब है तू सब सितारे है माहताब है तू तुझसे सारे हसीन शर्माए सब हसीनों से लाजवाब है तू करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया करी मास्टर ने जादू चलाया करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। ये थे हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो शैलजा जी हम तो श्रोताओं एक तो मैं शाह साहब आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ सजेशंस भेजे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं तो वो मैं चाहूँगी कि हम यहाँ पे जो मंदिर हैं या हिंदू काउंसिल है उन सबको बताएं कि आपने बहुत ही अच्छे सजेशंस दिए हैं आध्यात्मिक मार्गदर्शन मंदिरों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम धर्मात्मक गतिविधियाँ स्वास्थ्य कल्याण कर्म ये सभी बहुत ही अधिक आवश्यक संतुलित जीवन के लिए हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी कि आपसे हिमांशु जी एंड विकास जी कि स्वामी नारायण जो सेक्ट है तो उनसे संबंधित है ये हवेली? नहीं वैसे उनसे संबंधित नहीं स्वामीनारायण का अपना एक धर्म है वो और पुष्टि संप्रदाय के जो हम लोग हैं तो हमारा भी एक धर्म है लेकिन बेसिक जो होता है वो तो सेम ही होता है बट संप्रदाय डिफरेंट है। हम पुष्टि संप्रदाय के लोग हैं स्वामीनारायण संप्रदाय के लोग हैं वैसे हम सब बहुत ही अच्छे गहरे दोस्त भी हैं क्योंकि इतने सालों से हम यहाँ पर रहते हैं तो हम सब साथ में आए हुए थे और अपने अपने धर्म का प्रचार यहाँ पर सब करते हैं और वहाँ पर अपने धर्म में जुड़े हुए हैं। जी हाँ यही तो अच्छी बात है हिंदू धर्म की कि चाहे विष्णु भगवान की करें या कृष्ण भगवान की करें भगवान अंत में एक ही है। अल्टीमेट गोल तो एक ही है आपका एक ही भगवान है पूर्ण पुरुषोत्तम एक ही है सब उनको भजते हैं डिफरेंट वेज। आपने मंदिर की स्थापना की है एकदम से जड़ रूट से तो इसमें बताइए आपको क्या चुनौतियां आई हैं कि एक तो है मंदिर बनाना ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं उनकी नाक बहुत ऊपर हो जाती हैं कि मंदिर बन रहा है ये इंडियन रिलीजन
दूसरी चीज़ होती है खरीदना, पैसे कहाँ से आते हैं, फाइनेंशियल। तीसरी आपकी समर्पण होता है, तन मन धन से समर्पण होता है। तो ये बताइए आपको किस तरह की चुनौतियाँ आई हैं इस मंदिर को बनाने में? अरे जो चैलेंजेस थे पहले तो फंडिंग, जी हाँ, क्योंकि स्पेशली सिडनी में, बिल्कुल, क्योंकि एडलेड और पर्थ में लैंड और काउंसिल रूल्स काफ़ी रिलैक्स रहते हैं जी, और सिडनी जिस तरह से फैल रहा है और बढ़ रहा है, तो एक बड़ा कम्युनिटी सेंटर बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो पहला तो फंडिंग था, क्योंकि मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं फंडिंग में, और गवर्नमेंट से कोई ग्रांट और सब्सिडी हमको मिलती नहीं। तो जितनी भी हम लोगों ने फंड्स रेज करी है इस थ्रू पब्लिक डोनेशन, तो उसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं। और शुरू में हम लोग की ऑन कम्युनिटी भी थोड़ी डरती थी कि कितना बढ़ें, क्योंकि वो पहले हम लोग श्री मंदिर में शुरू किया 1-2 साल, उसके बाद हम लोग हर महीने ग्रैनविल टाउन हॉल में इवेंट करते थे। अच्छा। वहाँ 400-500 लोग आते थे जी। और जो हमारा एनुअल इवेंट था वहाँ 1,500-2 हज़ार लोग आते थे जी। हाँ। तो जो हमारे करंट कमिटी थी वो दे वर क्वाइट कंटेंट कि अब ज़्यादा नहीं बढ़ना है जी। हाँ। बट जयश्री का हम लोग का विजन था कि हमारा ओन हवेली होनी चाहिए जी। हाँ। तो पहला तो फंडिंग का चैलेंज था। दूसरे में जैसे आपने कहा कि जो परचेस और डेवलपमेंट था, हम लोग का बहुत अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस हुआ एक काउंसिल के साथ, और जो वहाँ की जो लोग पॉपुलेशन थी उनको बहुत डर थी कि यहाँ इंडियन क्या बन रहा है, पार्किंग का प्रॉब्लम होगा, ये होगा। हाँ। तो हम लोग को उसमें 2-2.5 साल गया और अल्टीमेटली वो डिक्लाइन हो गया पेनलिथ में जी। हाँ। तो फिर हम लोगों ने रियलाइज किया कि हम लोग को एक इंडस्ट्रियल एरिया में जाना पड़ेगा जहाँ लेस ट्रैफिक रहेगी, जहाँ लेस रेजिस्टेंस रहेगा। वहाँ पे ये भी होता है वीकेंड में, हाँ, ट्रैफिक लगभग नहीं होता है। आप एकदम ठीक कह रहे हैं, मगर आजकल का जो, जैसे जब श्री मंदिर बना था 50-40 साल, कैन यू इमेजिन कि श्री मंदिर वहाँ कभी बन सकता है? क्योंकि जो आजकल जो बिल्डिंग रेगुलेशन और पार्किंग रेगुलेशन हो गए हैं, वहाँ श्री मंदिर बन ही नहीं सकता। तो अगर ऐसे सोचिए तो कितने सारे चर्चेज ऑलरेडी हैं जहाँ पार्किंग 10 लोगों के लिए भी नहीं रहेगी। बट रूल्स और ऐसे चेंज हो गए हैं, आपको मालूम है कि वीके में तो 400-500 लोग आते हैं ईजी मिनिमम हम लोग के। तो काउंसिल एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग को उतनी गाड़ी की स्पेस चाहिए। तो अगर इतनी स्पेस चाहिए तो आपको बैजरीज की एक सजेशन है इसके लिए कि एक आप बस सर्विस करिए, जैसे होता है ना कि जो मिनी बस वो आपके जो नियरेस्ट स्टेशन होता है वहाँ से उनको पिक करें और लोगों को आप इनकरेज करिए। और इस तरीके के जब आप काउंसिल को प्रपोजल देते हैं, मैं बरवुड काउंसिल के बारे में जानता हूँ अच्छा कि उनका ये रहता है कि हाउ यू गोइंग टू मैनेज द ट्रैफिक। ऐसा नहीं कि आप कार कितनी रखो। तो एक आपने उनको दिया कि कार का इतना रहेगा और हम ऐसे हम एक बस चलाने वाले हैं जो नियरेस्ट स्टेशन से लोगों को पिक करके लाएगी और वो वहाँ पे छोड़ेगी, तो कार की हमें कम जरूरत पड़ेगी। आपको शायद जानकारी बड़ी अजीब लगेगी कि बरवुड में अभी 40,000 लोग और बढ़ने वाले हैं और पार्किंग की यहाँ पे उन्होंने वो जो होती थी टिपिकल वो ख़त्म कर दिया। उनका कहना है कि यहाँ पे इतना अच्छा स्टेशन है, मेट्रो आने वाला है, साथ साथ में लाइट रेल भी आने वाली है, तो आपको कार की जरूरत नहीं है। अच्छा। तो उस तरीके नहीं, तो चूंकि वो काउंसिल को क्या है ना, आपको एजुकेट करना पड़ेगा। आप एकदम ठीक कर रहे हैं। और जो रिपोर्ट लेके वाला के वो लोग ना ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। एब्सोल्युटली। वो गधे और ब्यूरोक्रेट में कितना फर्क है मुझे नहीं मालूम है। सॉरी श्रोताओं, अगर किसी को अपसेट होता है। नहीं, वो गधा भी बहुत इंटेलिजेंट होता है, ऐसा नहीं मानिए, लेकिन उसको जो है ना, वो गधा तो गधा है। एक गधे के ऊपर हम स्टोरी भी सुनाएंगे बाद में। उनको सम्मान रखते हुए इसलिए नहीं कि, तो मेरा ये कहना है कि आप अगर काउंसिल के साथ में उनकी नीति लेके साथ साथ में उनको एक रिपोर्ट दे दी, वो रिपोर्ट दे दी, तो फिर वो जो है ना दे अपने आप को कन्फाइंड पाते कि यार अभी तो उसको करना पड़ेगा। ठीक है, इमोशन हटाइए। फिर अल्टीमेटली हम लोग को बहुत ही अच्छा कंसल्टेंट मिल गए थे और उनकी राय के हिसाब से और काउंसिल के भी रेगुलेशन के हिसाब से अल्टीमेटली रिवर्स में 1.5 साल में हम लोग को डी अप्रूव हो गया था। और फिर हमारे जो 2-3 वॉलंटियर्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी, 7 दिन ऑन साइट थे और विद इन 6 months फ्रॉम डी अप्रूवल वो लोग ने, जो आपने देखा हवेली बन गई थी और स्थापना हो गई थी अक्टूबर में। आई थिंक गोइंग फॉर आंटी चैलेंज ये रहता है कि अब लोगों को इंगेज कैसे करें, क्योंकि जब 70s-80s में खाली जब श्री मंदिर था तो वो मंदिर भी था और कम्युनिटी सेंटर भी था कि लोग मिल सकें, क्योंकि और कुछ था नहीं, इंटरनेट नहीं था, मूवीज नहीं थी, इतना कुछ नहीं था। तो अब चैलेंज हम लोग के लिए ये है कि अब खुल गया है हवेली, बहुत नए वैष्णव और इवन नॉन वैष्णव आ रहे हैं और उनको कैसे इंगेज करें। तो इसलिए
हम लोग बच्चों के लिए ड्रामा, लैंग्वेज, कल्चर ये सब सिखाते हैं, तो जो भी नेक्स्ट जनरेशन है वो उनके पेरेंट्स भी हमारे साथ इंगेज रहें और आते रहें, और जो अपना इंडियन रिलीजन और वैल्यूज और कल्चर है बेसिकली उसको प्रिजर्व और प्रमोट करें। बेसिकली हम लोग का यही चैलेंज है। अच्छी बात बोली है। आपको शायद ये बिल्कुल जानकारी होगी कि जो पेरेंट्स हैं आज के, उनको उतना नहीं है ज्ञान, ना समय है, ना ज्ञान है, ना प्राथमिकता है। तो ये कौन काम करेगा? मैं समझता हूँ कि ये मंदिर या जो सोशल वर्कर हैं, या मैं ऐसे भी बोलूँगा कि मंदिर को एक मंदिर ना मानते हुए एक हम ऐसे स्थान बनाएं जहाँ पे लोग किसी भी चीज़ के लिए आ सकते हैं। मंदिर का ठीक है साथ में, और उसमें आपको वहाँ एक डोनेशन का भी फायदा मिलता है। मंदिर के लिए आपको डोनेशन डिडक्टेबल नहीं होता है। आप DGR स्टेटस की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपका एजुकेशनल सेंटर बनता है, कम्युनिटी सेंटर बनता है, जहाँ पे आप कल्चरल प्रमोशन की बात करते हो, तो उसके लिए आपको DGR मिल सकता है। तो वो भी एक आपका फंडिंग की बात कर रही थी ना शैलजा जी। लेकिन एक और इसमें बात है कि अगर आप देखिए आज के बच्चे कितना, वो गूगल उनका गुरु है, तो कैसे आप बीच में आए, कैसे बताएं कि भाई नहीं, गूगल के अलावा भी कुछ होता है। एब्सोल्युटली। जो वैल्यूज़ की बातें हैं वो कहाँ से आएंगे? गूगल से तो नहीं आने वाली हैं, और माँ बाप से पैसे नहीं आने वाले। माँ बाप, अगर माँ बाप से पूछो तो क्या करेंगे साहब, मैं बच्चों के लिए यही तो कर रहा हूँ, दिन भर लगा रहता हूँ तो बच्चों के लिए, तो उनका ये आंसर होता है, ठीक है। और वहाँ पे अगर आप रेगुलर इस तरीके से एक्टिविटी करेंगे तो फिर लोगों का एंगेजमेंट होगा। डेफिनेटली। और दिस इज द ओनली वे। डेफिनेटली। मैकडोनल्ड मॉडल आप पकड़ लीजिए। मैकडोनल्ड का मॉडल मालूम क्या है? बच्चों को लेके आओ, एब्सोल्युटली, मम्मी डैडी अपने आप ही आ जाएंगे। बच्चों का आप सस्ता रखो, और उनको जो अब जैसे क्या है कि जैसे सॉरी मैं ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे चाइल्ड केयर वाला होता है लोगों का, अब जैसे वीकेंड में जाना है, अब आपने इस तरीके का सिस्टम रख दिया कि वहाँ पे अपने बच्चों को छोड़ के जा सकते हैं, मान लो शॉपिंग जा रहे हैं, तो ये मॉडल आप लेके आएंगे ना, जिसमें कि माँ बाप को मिलेगा कि हाँ चलो यार मंदिर में, वो स्वार्थ करेंगे, लेकिन आपने स्वार्थ को पूजा बना दिया। नहीं, ये ऐसे होते ही हम लोग क्या, क्योंकि हम लोग बाल सभा क्लासेस कंडक्ट करते हैं फ्रॉम 5 to 11 years old, और किशोर पुष्टि फ्रॉम 11 to 18। तो आप एकदम ठीक कहा। तो जबकि हम लोग का हवेली एक ही घंटा खुला रहता है, बट पेरेंट्स बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे ही होता है, ये नहीं कि 1 घंटा बैठ के कुछ, 1 घंटे के बजाय आप 2-3 घंटे कर दो। और कई लोग आपको वॉलंटियर्स भी ऐसे मिल जाएंगे जो 2-3 घंटे रहेंगे, करेंगे। लेकिन उसमें होता क्या है कि अभी बच्चे इतने पैशनेट हो गए एक दूसरे को मिलने के लिए और मिंगल करने के लिए, तो अगर वो पेरेंट्स के अगर बोलते हैं नहीं आज नहीं जाना है, तो वो लोग पुश करते हैं अपने पेरेंट्स को, नहीं मेरे को जाना है, लेके जाइए मेरे को, तो वो अच्छी बात है। और साथ साथ में जैसे वैदिक मैथमेटिक्स है, वो सिखाइए, जो उनको थोड़ा इंटेलिजेंट, तो फिर धीरे धीरे क्या कि बाप भी आएगा, माँ भी आएगी, माँ भी सीखेगी यार ये तो, फिर माँ के लिए शुरू कर दो। तो मैकडोनल्ड मॉडल आप लगाइए, यू कांट गो रॉन्ग। सॉरी मैं थोड़ा अकाउंटिंग की भाषा में बात कर रहा हूँ, मैं आम बिजनेस कंसल्टेंट अकाउंटेंट, तो मेरा यही होता है कि कैसे, क्योंकि देखिए सच्चाई जो सच्चाई है, माँ बाप इतना लोन लिया हुआ है कि उनको अपने उसमें ही नहीं निकलता, बेचारे काम करते हैं, अब आप उसको कैसे करोगे? नहीं, आपकी बात एकदम ठीक है, बट ऐसे भी होता है कि हम देखिए कोई एग्जांपल दें कि हम लोग का प्रोग्राम 12 महीने का निकल जाता है, तो हमारे फ्रेंड सर्कल में भी लोग बात करेंगे हमें छुट्टी पे कहाँ जाना है, कौन सी पार्टी में जाना है, कौन सी 40-50 में जाना है, पर हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई ये नहीं कहता कि अच्छा ये मंदिर का 12 महीने का प्रोग्राम है, किस प्रोग्राम में हम लोग जाएंगे। हाँ, तो पेरेंट्स को भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। आई मीन जो फर्स्ट जनरेशन है जो इतनी मेहनत करी और फाउंडेशन इतनी हम लोग के लिए ईजी कर दी है, मैं मानता हूँ कि सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन को उससे आधा भी काम नहीं करना पड़ेगा, उन्होंने इतनी ईजी कर दिया हम लोग के लिए, वो तो मानना ही पड़ेगा। तो बट अल्टीमेटली थोड़ा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग को लेना ही पड़ता है एज पेरेंट्स। देखिए इसका मेरा एक मानना है कि हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, किसी और को ठीक नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली करेक्ट। हम इतना खूबसूरत अपने आप को बनाएं, इतना अट्रैक्टिव बनाएं कि लोग मजबूर हो जाएं आने के लिए। करेक्ट, वो भी बात है। ये एक डिफरेंट वे ऑफ डूइंग समथिंग की
ये तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारे धर्म में परिवार का बहुत ही महत्व होता है कि आप जो कुछ भी करते हैं सब परिवार करें। तो आपने जो ये मॉडल बताया है कि हम लोगों का तो जो हम लोगों की जो भी संस्कार थे, जो भी संगति थी वो हो चुकी है। अब हमें आने वाले बच्चों को करना है ट्रेन। कि सोचिए कि फिजी और मॉरिशस इन सब चीज़ों में 8-9 जनरेशन से बच्चे चले आ रहे हैं। आज का बच्चा भी वहाँ राम भजन करता है, रामायण पढ़ता है, ये सब होता है। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को करना होगा। तो आपने जो सजेशन दिया है कि बच्चे वहाँ पर आएँ, अगर पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कहीं भी जा सकते हैं, 2 घंटे 3 घंटे जितने भी, तो उस पीरियड में हम बच्चों को किसी तरह से मन बहलाने के बहाने ही सही, लेकिन उनमें जो हमारे संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है, हमारा इतिहास है। मैं तो आपको एक और बात बोलूँगा कि जो आज की समस्याएं हैं, चुनौतियां बोलो, समस्या नहीं बोलना चाहते, उनको सामने रख के अगर हम करेंगे तो बच्चे बाप सब आएंगे। अब जैसे कि सोशल मीडिया का इशू, आपको मालूम है कि यहाँ की सरकार उसको बैन कर रही है, बच्चों को 16 साल के नीचे। क्या अगर हम इसको थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं कि भाई क्या देखें क्या ना देखें, कैसे कंटेंट को देखें, कैसे बच्चों को आप तैयार करो कि वो उन लोगों से बचें जो ऑनलाइन पे उनका शोषण कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को लेके आएंगे तो अच्छा है। करेक्ट। गेम ऐसे शुरू करिए कि जैसे अब आप किसी को स्पिरिचुअलिटी बच्चों को सिखाओगे तो नहीं आएगी समझ में, लेकिन अगर आप इस तरीके से रखिए कि आप हनुमान हैं और सीता माता वहाँ फंसी हैं, कैसे आप बचाओगे, आप नई थ्योरी बनाइए, क्या करोगे, इस तरीके के गेम में अगर उनको डालते हैं तो सब सीख रहे हैं, सब कर रहे हैं। ये मेरा सोचना, आई डोंट नो, मैं कितना प्रैक्टिकल हूं कि हर साल तो इससे उनको कहानी भी मालूम पड़ी और वो आपस में खेल भी रहे हैं, कोई सीता बनाया, कोई वो बनाया, कोई रावण बनाया, वो कैसे वो नहीं बना रहे हैं कि हमने ऐसे करा था। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन मैं थोड़ा और सोचता हूँ कि बच्चे हम वहाँ पर रख देते हैं और हम चले जाते हैं अपने जो भी करना है वो करने के लिए। कब तक करेंगे आप ये? छोड़ दो उसको, वो बाप बैठेगा। अगर आप करेंगे ना, देखिए क्या है कि जैसे कि फिर मैं वही मैकडोनल्ड आएगा, भाई बाप कितने देर तक बाहर बैठेगा ना, वो आएगा फिर बच्चे के पास देखेगा, ऐसा नहीं होता। फिर क्या होगा कि बाप भी आपका वॉलंटियर बनेगा, जस्ट वॉच। हाँ, उसकी वही मैं सोच रहा हूँ कि बाप या माँ, पेरेंट्स में डिसिप्लिन डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने सीखा हुआ है अपने पेरेंट्स से, लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो लोग बच्चों को बेच देते हैं और अपने काम में या फिर अपनी पार्टीज में या कुछ भी हुए उसमें लगे हुए। आप ऐसे ना सोचो। नहीं, हम ये देख रहे हैं, हम लोग सोचता तो नहीं, हम लोग देख रहे हैं कि लोग बच्चे को वहां पर छोड़ देते हैं। मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि आप कहोगे मिसयूज कर रहे हैं, ये तो आप कर रहे हो, लेकिन एक क्लिक करेगा, कहेगा यार क्या कर रहा हूं मैं। जो मैंने एक प्रभुपाद जी की वो सुनी थी कि शुरू में जब वो न्यूयॉर्क गए तो उनका जैसे उनके ऊपर लोग थूकते थे, वही पीते, यू नो। अब आप उनको कृष्ण की बात करोगे कैसे होगा, यू नो दैट। लेकिन वही लोग कितने बड़े प्रचार बने, क्या क्या उनको क्या कहाँ से कहाँ लेके गए। सही है। थोड़ा सा लगता है समय, एक आदमी स्वार्थ है, कोई बात नहीं, मैं अपना बहुत शोषण कराता हूँ, जानबूझ के कराता हूँ, करो, लेकिन एक दिन वो आते हैं फिर। तो हम लोग यंग पेरेंट्स को अंडर एस्टिमेट भी करते हैं, क्योंकि हमने देखा है उनकी मजबूरियां हैं, उनकी मजबूरियां हैं, मैं सच बता रहा हूँ, कितना लोन लिया हुआ है हर चीज पे, उनकी मजबूरियां हैं। हाँ। लेकिन बच्चों के विकास में भी पेरेंट्स जो है बहुत इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हमने देखा है यहाँ जितने बच्चों की एक्टिविटीज़ होती हैं, जो वीकेंड स्कूल्स होते हैं या हम लोग कभी कॉम्पिटिशन्स वगैरह करते हैं, तो उसमें हमने देखा है कि पेरेंट्स जो हैं वो इतने इंथुजियास्टिक होते हैं कि वो बच्चों के लिए कहानी लिखते हैं, बच्चों के लिए कविताएँ लिखते हैं, वो पेश करते हैं। वो बहुत बड़ा ग्रुप है। तो हम ये सोचते हैं कि अगर हम लोग उनमें भी ये भावना इंस्टॉल करें तो पेरेंट्स भी इंटरेस्टेड हो जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि हमें नेगेटिव नहीं, जितनी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो हमें पिक करनी पड़ेंगी। तो मान लीजिए कि आप वहाँ क्लासेस चलाते हैं, क्योंकि क्लासेस नहीं मतलब कुछ भी सिखाने के लिए, क्राफ्ट है या इतिहास है, जो कुछ भी है, तो बहुत से हमारी कम्युनिटी में, जैसे मेरे विंटेज के जो लोग हैं, मेरे एज के जो लोग हैं, अगर आप कहेंगे कि आप महीने में एक दिन आके और 2 घंटे बच्चों को कुछ सिखाइए, बहुत सी ऐसी हैं जिनमें कि कोई आर्टिस्ट भी हैं, कोई साहित्यक भी हैं, जो भी हैं, तो उस तरह से अगर आप बच्चों को एजुकेशन देंगे तो मुझे लगता है कि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होगा। फिर जब पेरेंट्स देखेंगे कि हाँ ये बच्चे सीख के आ रहे हैं, क्योंकि मोस्टली जो पेरेंट्स हैं दे आर इंटरेस्टेड इन हिंदुइज्म,
हिंदू जो फैमिली से आते हैं एंड दे वांट देयर चिल्ड्रन टू लर्न, क्योंकि हमारा सनातन धर्म है वो किसी का विरोध नहीं करता है। वो सिर्फ ये जो मानव वैल्यूज़ हैं, जो मानवीय मूल्य हैं, उन्हीं को सिखाता है। तो अधिकतर हमारे जो भारतीय हैं वो आपका समर्थन करेंगे। ये हमने देखा भी है, क्योंकि जैसे हम लोग जो ड्रामा और कल्चर शो करते हैं जी, तो पूरे पेरेंट्स और उनके सब फ्रेंड्स भी आते हैं देखने। जी हाँ। तो और आजकल कितने हम लोग के यंग बच्चे भजन गाना शुरू कर दिए और फिर और बच्चों को इंटरेस्ट हो गया है। और जैसे आपने कहा कि वो ड्रामा में और कल्चर में और क्राफ्ट में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं और फिर उनके फ्रेंड भी आना चाहते हैं। हाँ। और इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं कि मैं बता नहीं सकता। हाँ। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो हम अपने श्रोताओं से भी कहते हैं कि काफी लोगों के विचार आ रहे हैं। अगर कोई हमें संपर्क करना चाहे और हमारे मेहमानों से बात करना चाहे तो हमें फोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0421 590 791 और 0421 590 791। आइए मुझे फोन करिए और प्रोग्राम के साथ जुड़ते हैं। और श्रोताओं, आपके जितने भी विचार हैं मैं उनको सबको संकलित करके आप लोगों को भी भेज दूंगी, और जितने भी यहाँ मंदिर हैं और हिंदू काउंसिल है उनको भी भेजेंगे कि हमारी अपेक्षाएं हैं और ये हमारे सुझाव हैं कि आप किस तरह से सनातन धर्म को बिना किसी धर्म को बढ़ाए हुए आप उनमें अच्छी वैल्यूज, मानव वैल्यूज ला सकते हैं। तो एक गाना सुनाइए। आप बिल्कुल गाना सुनाइए, मोहम्मद रफ़ी का सुनाइए। इन्हीं चैलेंज, मोहम्मद रफ़ी ने तो एक से एक गाने गाए हैं। सोजिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। पिया सोजिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। हर आहट पे समझे आए गयो रे, हर आहट पे समझे आए गयो रे। झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी। पिया सोजिया में समाए गयो रे। गयो रे।
समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी हर आहट पे समझे आए गयो रे झट घूंघट में. Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. तो श्रोताओ, हमारे एक श्रोता हैं चेतन शादी, हम उनको लाइन पे लेके हैं. चेतन जी, आपका दर्पण रेडियो में बहुत बहुत स्वागत है. चेतन जी, हेलो हेलो चेतन जी. हाँ जी, आपका दर्पण रेडियो में बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. नमस्ते. 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 नमस्ते शैला जी, नमस्ते नमस्ते चेतन जी. विकास जी और हिमांशु जी. विकास जी को सरप्राइज दे दिया मैंने. बिल्कुल सरप्राइज दिया है अपने प्रतिरूप को यहाँ भेजकर. तो चेतन जी, एक तो मैं इस चीज़ को साधुवाद देना चाहता हूँ आपको कि आप हमारे दर्पण रेडियो प्रोग्राम से कितने समय से जुड़े हुए हैं. बताइए कि आप कैसे दर्पण रेडियो प्रोग्राम को देखते हैं, कैसी आपकी दिनचर्या रहती है सवेरे की. देखिए, समय तो सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो मैं क्या करता हूँ कि कोई भी एक्टिविटी है, जैसे मैं तो अर्निंग कर लेता हूँ सबसे बड़ी while listening to Darpan Radio. It is so enjoyable and it is so informative कि मुझे तो वो 2 घंटे कहाँ बीत जाते और मेरा काम कहाँ निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है. तो और information and the topics are so interesting which applies to everyone's life living in Australia. मैं आपको जैसे ये श्री मंदिर सोसाइटी की बात कर रहा हूँ. I'm so thankful. मेरी शादी वहां पर हुई थी. अरे क्या बात है, आपकी तो यादें ताजा हो गई. आपके लिए तो फिर धर्मस्थली है. अरे वाह, बिल्कुल धर्मस्थली है. अरे वाह. तो मेरी शादी वहां हुई थी और मेरे पिताजी यहाँ पर आए थे. He had to undergo an operation and he passed away. तो at that time I was the youngest in the family and I didn't know anything. What shall I do for the funeral service? तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मंदिर है, वहाँ पर एक priest है. So it's an avenue for people who have no experience to approach such institutions. Mandir is not just for praying. Yes. Mandir is like a place where people should get together and yes, of course. share their different Yeah. social activities with them. Yes. तो ये बड़ी बात है कि अगर मंदिर एक इंस्टीट्यूट हो जाए ताकि मैं वहाँ पर पूजा भी कर सकूं, वहाँ पर जाके मैं शादी भी कर सकूं. बिल्कुल, बर्थडे पार्टी बना सके बच्चों की. बर्थडे पार्टी भी बना सकूं और मेरी डॉटर इन लॉ की गोद भराई भी कर सकूं और फ्यूनरल सर्विस की भी वो आसान हो जाए. तो इट बिकम्स अ प्लेस वेयर एवरी फॉर एवरी रीजन, दैट्स ऑल. तो मैं ये चाहता हूँ. इसमें 2-3 चीजें और हैं चेतन जी, अगर मैं ऐड करूं. आज की डेट पे आप अगर पूछेंगे ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी बीमारी क्या है, मानसिक. हर आदमी डिप्रेशन में. आप जरा सा कुछ बोलिए, डॉक्टर आपको 2 मिनट में डिप्रेशन देता है. यहाँ पे एक्चुअली डिप्रेशन की गोलियां नहीं मिल रही. ये क्यों हो रहा है, आप कभी सोचिए उसके बारे में. लोनलीनेस. हाँ, उनके पास कोई कॉमन ऐसी जगह नहीं है जाने की जहाँ पे कुछ शेयर कर सकते हैं, किसी को गले लगा सकते हैं, किसी के शोल्डर पे जाके 2 आंसू बहा सकते हैं. वो जगह चाहिए और वो जगह मंदिर ही हो सकती है. Exactly. वो जगह पब नहीं हो सकती है. यहाँ पे पब कल्चर का एक रहा है, मैं समझता हूँ ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पब कल्चर और मंदिर के कल्चर में जमीन आसमान का फर्क है. जरूर. तो मुझे लगता है जैसे लोग हरे कृष्णा टेम्पल क्यों जाते हैं. one of the driving forces free food. So people वहाँ जाते हैं and then एक आदत सी बन जाती है कि चलो एक रूटीन बन जाता है. Then food becomes secondary and other activities. जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही.
वो आते हैं, उसके चक्कर पे मालूम पड़ा कि उन्होंने सब कुछ अपना जीवन ही दे दिया इसको। वो ये काफी एग्जाम्पल है, जैसे मैंने शुरू में बोला है, एग्जैक्टली ये एग्जाम्पल है। तो no, it's excellent जो विकास जी कह रहे हैं. The way he has, because I've known him for a long time. I know what he is, the phase, the transformation that has happened to him. It's amazing. अच्छा. And that is what Mandir has done. ओह, ये तो आपने थोड़ा सीक्रेट बताया लगता है। आप बताइए, हम किसी को बोलेंगे नहीं, क्या वो सीक्रेट है? किसी को नहीं हम बताएंगे, बिल्कुल सीक्रेट रखेंगे। उनको गाड़ी में गाना गाना बहुत पसंद था। गाड़ी में? अच्छा। लोगों, मैंने सुना था कि बाथरूम में लोग करते हैं। नहीं, ये सब गाड़ी में बड़ा गाना सुना। Whenever he used to drop his dad to Sri Mandir Society, on his way and on his way back, he would listen to Hindi music and he would sing songs. That is the secret I would like to share about him. And suddenly to see him in such a in these kind of activities is just a transformation, a gradual transformation that has happened. ये क्या बात है। तो चेतन जी, वैसे मैं आपसे अगर पूछूं कि आप जैसे मंदिर वगैरह आपको अभी समय मिलता है मंदिर की एक्टिविटी में, आप वहाँ पे क्या करते हैं? आप कुछ ऐसा करते हैं? मैं इस्कॉन टेम्पल में जाता हूँ और रेस्टोरेंट सर्विस में काम करता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। या श्रोताओं, हम चाहते हैं कि और भी लोग अगर कुछ ऐसे पार्टिसिपेट करते हैं मंदिर की जैसी एक्टिविटी में, तो हमें शेयर करिए। हमें बड़ी खुशी होगी कि आपके बारे में हमारे श्रोता भी जानेंगे। चेतन जी, आज आपने हमें जो समय दिया है वो अपना अनुभव शेयर करा है कि दर्पण रेडियो के साथ में आप कैसे अपने संडे की शुरुआत करते हैं, बहुत अच्छा लगा। और आप कुछ सुझाव भी है तो हमें बताइएगा। Thank you for the invite and thank you so much for the platform. Thank you. Darpan Radio. Thank you. धन्यवाद। तो श्रोताओं, जो श्री मंदिर सोसाइटी जब शुरुआत हुई थी तो वहाँ पर भी एक तो सल्वेशन आर्मी का छोटा सा घर था, जहाँ जो कि यहाँ के जो नए नए प्रवासी आए थे यहाँ पर, उन लोगों ने उसको खरीदा था। और बहुत बड़ी बात थी कि ऑबर्न जैसे सबर्ब में एक मंदिर खोला जाए, तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ कितना ज़्यादा ऑपोजिशन हुआ होगा। लेकिन आरंभ में श्री मंदिर हर कुछ प्रोवाइड करता था। जो आपने कम्युनिटी की बात कही, वहाँ हिंदी क्लासेस चलते थे, वहाँ पे शादियाँ होती थी, वहाँ दावतें होती थी, बहुत सी चीज़ें थी जो कि वहाँ पे, जैसा कि आपने कॉन्सेप्ट किया है। अब 40 साल के बाद में हम लोगों को उसको रिफ़ाइन करना है कि हम वहाँ पे वॉलंटियर्स को लें कि इंडिया में इतनी सारे एजुकेशनल मटेरियल बच्चों के लिए मिलते हैं, जहाँ की बच्चे रामायण, महाभारत और हमारा इतिहास जो है सबके विषय में उनको पढ़ाया जाता है। तो अगर हम लोग पूरी कम्युनिटी इससे सपोर्ट मांगे, मान लीजिए 100 लोगों में से 2 लोग भी ऐसे हो जाते हैं कि हाँ, हम आएंगे संडे को और हम बच्चों को 2 घंटे के लिए इंटरटेन कर सकते हैं। तो इंटरटेन में ये आप पाएंगे कि ये होगा। हाँ, आप रोक नहीं सकते। हर एक को जरूरत है एक दूसरे की, कितना भी पैसे वाला हो या किसके पास कितना रिसोर्स है, ये मैटर नहीं करता है विकास जी। आप पाएंगे कि जैसे कोई कंप्यूटर जानता है, समझो, वो आएगा कंप्यूटर के लिए 1-2 घंटे पढ़ाने के लिए, सोशल मीडिया कैसे करना, गूगल सर्च कैसे करना, ये सब चीज़ों में एजुकेट करेगा। कैसे आप फ्रॉड से बचो, इस तरीके की जब आप अट्रैक्टिव हो रखेंगे तो लोग आते हैं। और मैं तो नहीं मानता हूँ कि मंदिर में क्या नहीं आप पढ़ा सकते हो, कोई ऐसी आप इवन एडल्ट एजुकेशन कर सकते हो, क्यों नहीं? जो बच्चे हैं वो कहाँ सीखने जाएंगे? अब यहाँ पे तो स्कूलों में जो आप सिखाते हैं वो इतना ज़्यादा, जैसे हेज हर हेम, ये ना जाने क्या क्या चल रहा है, वो कल्चर, इसको कैसे आप एड्रेस करोगे? आप ऐसे तो नहीं कह सकते कि नहीं ये सब बेकार है। आपको ऑल्टरनेट लेके आना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। तो मंदिर को आप ऐसे बनाएंगे तो होगा। Absolutely. आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, आपका सजेशन बहुत सही है। हम लोग भी, हमारा मंदिर तो अभी खुला है 2-3 महीने के पहले, तो नेक्स्ट ईयर हमारा भी यही प्लान है कि किस तरह से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस दे पाए मंदिर के साथ। पूजा करने, दर्शन करने के लिए तो आप लोग आते हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट और क्या दे सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि आजकल हमारा धर्म जो है उसी तक सीमित नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म ये भी है कि हम अच्छी शिक्षा दें, दूसरों के लिए कुछ करें। तो एक हमारा बहुत दिनों से सुझाव था, हमने बहुत से लोगों से कांटेक्ट भी किया था कि अगर हम यहाँ बच्चों की एक छोटी किसी मैगजीन की तरह से मैगजीन शुरुआत करते हैं, तो उसमें हम बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि बच्चे भी उसमें कंट्रीब्यूट करें।
हाँ, उसमें कंट्रीब्यूट कर। मान लीजिए कि हवेली ने एक मंथली न्यूज़लेटर शुरू किया है, तो उस न्यूज़लेटर में हम बच्चों को किसे इनवाइट करें, हम भी लिखें कि हाँ हमारे इतिहास में ये हुआ था, हमारे कृष्ण भगवान का ये था, ये जो कुछ भी है, थोड़ा बहुत धार्मिक, थोड़ा बहुत इतिहास का, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी का, वो जो कुछ भी है, तो उसमें ये होगा कि बच्चों को इंटरेस्ट होगा, और चूंकि लिखित चीज़ें होंगी तो लोगों के को ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो वो एक जो चीज़ है वो अगर आप शुरू कर सकते हैं, इट्स काइंड ऑफ अ न्यूज़लेटर। तो शुरुआत न्यूज़लेटर कीजिए, क्या पता बाद में वो मैगजीन बन जाए मंथली, लेकिन उसमें बहुत से आपको वॉलंटियर्स मिल जाएंगे। आपने उनको बुला लिया, यतीन्द्र जी को, कि आप यतीन्द्र जी इसकी अकाउंटिंग कीजिए। लोगों को अगर खराब करना है आप मुझे बुला दीजिए, सारी उनकी वैल्यूज को मैं खराब कर। तो जो आप बात कर रहे हैं ना कि मंदिर में पूजा या सेवा के अलावा और कुछ भी करना चाहिए, तो मैं थोड़ी बात हमारे गुरुजी से बताना चाहूंगा कि उनका भी यही कॉन्सेप्ट है कि पुरुषी संप्रदाय को प्रचार करें हम लोग, लेकिन उसके अलावा काफी सोसाइटी में काम करना की जरूरत है। तो वो किस तरह से करें, वो भी धर्म है आपका। और अगर वो गुरुजी या कोई स्पिरिचुअल लीडर करते हैं तो उनके जो फॉलोअर्स है वो ऑटोमेटिकली करने लगते हैं, क्योंकि ऐसा हमारा एक कनेक्शन हो गया उनसे ना। तो उनके बारे में बताना चाहूंगा कि उनका अभी 50th बर्थडे चल रही है ये साल, 50 सालों के हुए हुए। तो उन्होंने सोचा कि मैं 50 कंट्री में एक साल में जाऊंगा, अच्छा, और धर्म का प्रचार करूंगा और समाज सेवा करने की सोच रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट बोल रहे हैं कि अहमदाबाद से वो आ रहे हैं, वो अहमदाबाद में विराजते हैं, तो अहमदाबाद में गर्ल्स इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल्स बना रहे हैं। अच्छा। अपने फंडिंग से कि पूरी गर्ल्स स्कूल यहाँ पर बने, लड़कियां वहां पर पढ़े, क्योंकि काफी इंडिया में ऐसा होता है कि उनको इतना एजुकेशन नहीं मिल पाता है, तो उनको एजुकेशन मिले वहां पर ऑल द वे अप टू द यूनिवर्सिटी, और द गोल इज टू मेक देम एंटरप्रेन्योर, कि कल को लड़कियां अपने पैर पे खड़ी होके अपना जीवन निर्वाह कर सके। और वो भी धर्म का एक भाग है। मैं थोड़ा सा बात कहना चाहता हूँ, ये लड़कियों के जैसे अपने पैरों पे खड़े हों, आप शिक्षा उनको जरूर दीजिए, ये बहुत जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है कि मेरा अभी हाल में ही भारत में जाना हुआ था और चाइना में जाना हुआ, कुछ ऐसे समीकरण बने कि मुझे इस चीज़ का एनकाउंटर करना पड़ा कि लड़कियां अभी शादी नहीं कर रही, दे फील लाइक दे आर इंडिपेंडेंट। थोड़ा सा टॉपिक का सोताओ थोड़ा सा अलग हो रहा है। एक भूमिका तो है, आप जितना मर्जी बोले, कल साइंस बड़ी हो जाएगी, लेकिन एक मातृत्व का जो है वो लड़की ही करेगी। आप जितना मर्जी बोलो, जैसे मर्जी बोलो, लेकिन सच्चाई यही है, बराबरी करिए, बिल्कुल बराबरी करिए, लेकिन मातृत्व का जो जिम्मेदारी बोलना चाहो तो वो भी बोल सकते हो, वो उनका रोल है, वो करना होगा। आप उनको शिक्षा जरूर दीजिए, लेकिन साथ साथ में उनको अच्छी माँ बनने का भी, क्योंकि अगर अच्छी माँ होगी तो अच्छे बच्चे भी होंगे, अच्छे संस्कार होंगे। जी, मैं सॉरी आपके नहीं आपकी जो बात सही है, लेकिन मेरा ख्याल से वो और अगर उनको बनना होगा, देखिए पहले जब हमारा जो हमारे गुलामी की सही है, उसके पहले तो हर घर में सॉर्ट ऑफ एक फैमिली एंटरप्राइज होता था, बच्चे सब सीखते थे, जिसमें लड़कियां भी सीखती थी। लेकिन जब से ये आया तब से ये हो गया कि जब तक आपने ये नहीं कराया तब तक आप ये नहीं बन सकते, उस तरीके का हो गया है। लेकिन बिल्कुल इंटरप्राइज उसको दीजिए, उसको शिक्षा जितनी दीजिए, लेकिन साथ साथ में एक अच्छी माँ का भी दीजिए। बहुत जरूरी है, सच में बता रहा हूँ। नहीं, आपकी बात एकदम सही है। अगर नहीं करा तो उसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। आज इतने देश हो गए हैं, मैं चाइना की अगर मैं बोलूँ, एक ऑफिस में मैं था, करीब उसमें 25 लड़कियाँ थीं, और उसमें से 20 ने ये डिसाइड करा कि मुझे ना शादी करनी है, आई एम इंडिपेंडेंट, और ये सब इस तरीके का चल रहा है। अब ठीक है, वो उनका अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें शिक्षा, वातावरण का बहुत बड़ा रोल हो गया। ऐसा नहीं कि उनको माँ बनने का एक अंदर हार्मोन तो होंगे, अंदर से बॉडी तो मांगती होगी कि नहीं माँ बनना है, लेकिन जो बाहर का जो आवरण है, उसने ऐसा कर दिया कि अब उनको नहीं माँ बनना है। उनको लगता है कि हम डिग्रेडिंग कर रहे हैं, हम वाई आई शुड डू। और मैं बड़ा शौक में था, मैं उनसे मैंने बात भी करी और समझने की कोशिश करी कि कहाँ पे हुआ। तो मेरा तो यही निष्कर्ष आया कि जो शिक्षा है, जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि सबको हम IIT और ये वो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये भी होगा
कब तक यूपी बिहार वाले ही वो बच्चे पैदा करते नहीं नहीं, आपकी बात एकदम सही है, लेकिन जिस तरह से हम लोग जानते हैं हमारे गुरुजी को और जिस तरह से वो फैमिली वैल्यूज को प्रमोट करते हैं जी, तो मेरे ख्याल से ये शिक्षा में देयर कुड बी वन ऑफ द सब्जेक्ट की फैमिली वैल्यूज भी क्या होनी चाहिए, मैं सोच रहा हूँ अभी कि इस तरह से डेफिनेटली वो प्रमोट भी करेंगे। हाँ, लड़कियां पढ़ती है सही है, लेकिन उनको फैमिली वैल्यूज भी मैं फैमिली वैल्यू की बात, मैं मातृत्व की बात कर रहा हूं। हाँ, तो वो फैमिली वैल्यू का वन एक एस्पेक्ट हुआ ना। नहीं, आप फैमिली, वो जो लड़कियां हैं बहुत अच्छी हैं, वो माँ बाप का ध्यान रख रही हैं, वो वैल्यू का सब ध्यान रख रही हैं, लेकिन जो माँ बनने का जो है उसको आप दूर नहीं करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैन वुमेन की आप बराबरी जरूर करिए, कोई नहीं रोका, जो जितनी बहस करिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो मात्र आप जैसे आप अभी मैं ये सोच रही हूँ कि दूसरे समुदाय के लोग मेरे समुदाय की बातें कर रहे हैं कि महिलाओं को, इन्हीं पुरुष वर्ग जो है महिलाओं के बारे में बात कर रहा है। सॉरी मैं मेरी आपको पहले मेरे ख्याल से यहाँ पर कंपैरिजन की बात नहीं है। नहीं है, यहाँ पर कंपैरिजन की बात नहीं है कि भी महिलाओं को पुरुष के बराबर करना चाहते हैं। जो महिलाओं को जो डिसएडवांटेज होते आए हैं, जो उन्होंने देखे हुए, उसके हिसाब से शायद उन्होंने किया होगा कि भाई उनको भी डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए। सुनिए, मेरा अनुभव ये है कि जो शिक्षित महिलाएं हैं, जो सफल महिलाएं हैं, जो पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, उनमें मातृत्व की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी ही ज्यादा है कि हम महिलाओं के हृदय के करीब रहते हैं आपसे ज्यादा, क्योंकि हम महिला हैं इसलिए। तो शैलजा जी बहुत अच्छी बात वाली, बहुत अच्छी। मैंने विमर्श नहीं करा, मैंने केवल एक इंफॉर्मेशन जो शेयर करी, केवल वो बोला। मैंने आप महिला नहीं बनना चाहते हैं। नहीं, साइंस ऐसी हो सकता है कि साइंस ऐसे हो जाए कि कल को जो पुरुष हैं वो भी बच्चे पैदा करने लगे, कहाँ पर जाके बात रुकेगी। लेकिन आज की डेट पे मैं बात कर रहा हूँ, कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम है। अगर देखिए क्या है कि मैं तो चाहूँगा कि अगर कोई महिला हम मुझे संपर्क करे, अभी हम उसको रेडियो पे लेके आते हैं। मेरा नंबर है 0421 590 791। और ये वैल्यू, चूंकि आपने बोला कि गुरुजी ने अब वो बहुत अच्छी सक्सेसफुल CEO बनेगी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि बीच में कोई ऐसी बड़ी दिशा दे दे। एक शेर है क्या, एक कदम उठा तो उम्र शौक का। हाँ, एक कदम उठा दो बड़े शौक का। नहीं, एक कदम उठा तो उम्र शौक का। हाँ। मंजिल तमाम उम्र मुझे तलाशती रही। मंजिल तमाम उम्र मुझको तलाशती रही। वाह। कभी कभी जीवन में एक छोटा सा हम एक ऐसा फैसला ले लेते हैं, और जब आखिर में जब हम जा रहे होते हैं तो मालूम पड़ा ये क्या हो गया, ये कुछ छोटा सा कदम। आधुनिकता, बिजनेस, उसमें कहीं ऐसा ना हो कि वो छोटा सा कदम ऐसा ले लें। तो वैसे जो बेसिक डिफरेंसेस हैं मेल फीमेल में, वो तो हार्मोनल हैं कि मुझ में ईस्ट्रोजन ज़्यादा है, आप में ईस्ट्रोजन की कमी है, मुझ में एंड्रोजन की कमी है। तो वो जो बेसिक केयरिंग जो होती है वो हमारे बिगिन विद माँ होती है। हाँ, माँ होती है। तो वो मेरे आता है ईस्ट्रोजन से और ऑक्सीटोसिन से, या जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं उनसे आता है। उसके बाद जो होता है, जो मेरी अपब्रिंगिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपने बात कही है कि आप उसको रीइंफोर्स कीजिए कि कितना इम्पोर्टेंट है माँ होना। और हमारे कल्चर में माँ की तो पूजा की जाती है कि पिता से ज़्यादा माँ की पूजा की जा सकती। तो वो सब चीज़ें पार्ट ऑफ एजुकेशन होगा। और जैसा आपने कहा, इतनी बड़ी बात है कि इंटरनेशनल स्कूल खोल रहे हैं लड़कियों के लिए। वहाँ गुजरात में कितनी बड़ी बात है कि उन सबको संपूर्ण शिक्षा जो दी जाएगी वो, और फिर हमारा धर्म जो है संस्कार में है, वो हर चीज़ में इतनी अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड हैं, जैसे कि चाय में चीनी, समझ लीजिए कि तो एक ये थोड़ा सा सीरियस हो गया लगता है। शैलजा जी को मैंने भड़का दिया है। आपने नहीं, काफी अच्छी बात हुई है आपने। कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझ में मातृभावना कम है। और आज सजा जी को सुताओ मैंने भड़काया है, और आप देख सकते हो उनकी जो है ना, ये अच्छा है। तो वापस आ गई है। सजा से काफी सहमत हूँ, क्योंकि मैंने देखा हुआ कि जो अभी मैं किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो लोग पढ़े, जो लड़कियाँ जो पढ़ी होती है, फीमेल पढ़ी होती है, उनको पता चलता है कि माँ बनना कितना जरूरी है, कितना जरूरी है, वो अपने आप पता चलता है उनको। बिल्कुल। नहीं हिमांशु जी, देखिए सच्चाई, आप फिर फैक्ट को आप इग्नोर नहीं करिए। जो ब्लैक है वो ब्लैक है, व्हाइट एंड ब्लैक। लड़कियां शादी नहीं कर रही हैं, उसके 2-3 कारण हैं।
एक तो उनकी अर्निंग इतनी ज़्यादा है, उनके बराबर का लड़का मिलना मुश्किल हो गया। सही है। अगर वो मान लो 10 लाख पैदा कर रही है, अब वो अगर वो लड़का 9 लाख भी पैदा कर रहा है, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। Then we'll have to work hard to study and get more money. क्या कर सकते हैं फिर? आप थोड़ा सा इसको उससे लीजिए, वो तो बढ़ती है, इसका कोई अंत नहीं है ना। दूसरा है उनका कैरियर है, मान लो कोई CEO है लड़की, और वो कैसे वो नीचे वाले पोजीशन से करेगी, ये सच्चाई है। मैं वही आपको पॉइंट हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा था। जब भी आपके गुरुजी से बात होती है, गुरुजी भी इंसान है, ऐसा कुछ नहीं, गुरुजी कोई आइनों के गुरु का दर्जा भगवान से बड़ा होता है, मैं सब मानता हूँ, लेकिन फिर भी हमारा इंटरेक्शन होना चाहिए। गुरुजी से आप बात कर सकते हो कि गुरुजी व्हाट अबाउट दिस, आपकी बात सही है, डेफिनेटली हम लोग डिस्कस करेंगे, उनसे तो पूछेंगे आपकी क्या राय है इसके अंदर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वरना जो है ना बिल्कुल बिल्कुल। जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी। हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया, हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, ला 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 ला, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी।
सा साया था आंखों में आया था, हमने दो बूंदों से मन भर लिया। छोटा सा साया था आंखों में आया था, हमने दो बूंदों से मन भर लिया। हमको किनारा मिल गया है जिंदगी, ला 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 ला। हमको किनारा मिल गया है जिंदगी, है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी गले लगा ले। ला 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 ला, है ना, है जिंदगी गले लगा ले, गले लगा ले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना रवि शास्त्री। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का एक पल भी मिस नहीं करोगे जब इंडिया खेलेगी ऑस्ट्रेलिया के साथ लाइव। आज डाउनलोड करिए केओ स्पोर्ट्स। ये थे हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। श्रोताओं, हम अपने साथ में प्रदीप जी को लेके आए हैं, और प्रदीप जी देखो किसको लेके आए हैं, बात करते हैं। प्रदीप जी, दर्पण रेडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दर्पण रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा सप्रेम नमस्कार। और आप किसको लेके आए हैं? भैया मैं पत्नी के बिना कहाँ जाता। हाँ, ये हो आसमान जी भी बैठी हुई। मैंने पूछा था प्रदीप जी से कि भाई चाय आपने ठीक बनाई कि नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो चाय कैसी आपने बनाई थी? मैंने बड़ी अच्छी बनाई थी, मैं रोज बनाता हूँ। हाँ, ये हुई ना बात। और ये है कि आशिमा जी तो वैसे चाय मैं बना देता हूँ, लेकिन बोनस बहुत बड़ा बोनस मिल जाता है उसके साथ साथ। ये पकवान बनाती हैं, खाना बनाती हैं और बड़ा अच्छा अच्छा खाना बना कर खिलाती हैं। हाँ, तो आपकी जो सेहत का राज है वो खाने से जुड़ा हुआ है मेरे ख्याल से, है ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल। खाने से भी और आपकी पत्नी से भी। तो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गई थी, मैंने कहा आपको आप दोनों को लेके आते हैं। संध्या जी का जो है ना वो हुआ कि जो उनको ये खराब लगी बात कि मेल होके हम फीमेल की बात कर रहे हैं, सब बला 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 इलेक्शन कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप कैसे बचा जाए उससे। घर के मालिक तो फीमेल ही होते हैं। जी जी, ढाल के रूप में आप उनको फीमेल से ही चलता है। तो पहले तो ये है प्रदीप जी, फीमेल में मेल रहता है। क्या बात की है। अरे क्या आपने मार दिया बिल्कुल। ये बात भाई, ये तो क्या बात। आप प्रदीप जी, आपके बजाय आसमान जी को फोन करना चाहिए था, लेकिन आप चलो कोई बात नहीं। अच्छा, ऐसे है प्रदीप जी, पहले तो आपके शहर में आपका स्वागत है वापस, आप वापस आ गए हैं। धन्यवाद धन्यवाद। आपकी भारत की यात्रा कैसी रही? बहुत अच्छी रही, और हम लोग घूमते रहे, बहुत जगह गए। ये दिल्ली से गए आगरा, आगरा से लखनऊ, लखनऊ से अयोध्या, अयोध्या से बनारस, बनारस से प्रयागराज, वापस लखनऊ। फिर वहां से हमारा एक्चुअली गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन था हमारे ग्रेजुएशन का रुड़की में, IIT रुड़की में। तो वहां गए थे, वहां बहुत अच्छा लगा। वहां पर हमारे बहुत सारे साथी आए हुए थे, क्लासमेट्स, मतलब इतने सालों के बाद मिले, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। और मुझे ये वहां जाकर इतना अच्छा लगा। अपनी यूनिवर्सिटी में इतनी सुंदर यूनिवर्सिटी है। मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे वहां पर पढ़ने का मौका मिला, और उसी के सहारे मैं यहाँ तक पहुंचा। ये तो मतलब बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग देहरादून भी गए थे। आप मेरे ससुराल में भी गए? देहरादून भी गए थे। देहरादून से फिर हम लोग वापस आ गए। आपने सुना नहीं, मैंने कहा मैं कहा मेरे ससुराल भी गए थे। जी हाँ, बिल्कुल ससुराल गए थे। जी जी, हम एक एसोसिएशन बना रहे हैं। जी जी, हम एक एसोसिएशन बना रहे हैं जिसका नाम होगा जिनकी ससुराल देहरादून में। तो श्रोताओं, जिसका जो भी है तो आप हमको फोन करो। भाई सारी एसोसिएशन बन सकती है, तो ये क्यों नहीं बन सकती? ये ससुराली की बात क्यों करते हो? जो लोग घूम कर आए वहाँ पर उनको भी मिला लो ना। ना, ये बहुत प्रेस्टीज वाला एसोसिएशन बनेगा।
और हाँ ऐसा नहीं जिसकी ससुराल देहरादून में, तो इस तरीके ये नंबर 2 रहेगा क्योंकि नंबर 1 है जिसका ससुराल बड़ौदा में है। नहीं वो नहीं हो सकता, देहरादून की बात है जो भाई का ससुराल देहरादून ही में है। देखिए है ना। तो प्रदीप जी एक मैं आपसे बात कहना चाह रहा था कि जो टॉपिक आपने सुन रहे हैं, आप रेडियो प्रोग्राम को सुन रहे हैं कि जो मंदिर के ऊपर है, आपका क्या विचार है कि मंदिर में जिस तरीके से यहाँ पे हो रहा है, आप क्या सोचते हो कि मंदिरों में क्या होना चाहिए? और आप भी आसमा जी बताइएगा कि आज के हिसाब से आज की जो समस्याएं हैं, आज की जो डिमांड है, उसके हिसाब से मंदिर में क्या होना चाहिए? मैं जो श्रोताओं ने लिखा है उससे तो सहमत हूँ ही, लेकिन मुझे ही लगता है कि हमें मंदिर जाने का थोड़ा सा आकर्षण पैदा करने की जरूरत है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने बच्चों के साथ वहाँ जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, वहाँ बातचीत का भी सिलसिला होना चाहिए। भजन और पूजा की तो बात ठीक ही है, लेकिन जो ये वेस्टर्न कंट्रीज में आइसोलेशन की बात होती है, लोनलीनेस की बात होती है, ये एक दूसरे से ना मिलने से ही होती है। तो मंदिर तो ऐसा हब होना चाहिए जहाँ पर जाकर आप विश्राम कर सकें, शांति का अनुभव कर सकें और अपने लोगों से मिल सकें। तो इसमें मैंने एक आपके में संदेश दिया है कि अगर हम किसी प्रकार से अपने सीनियर्स को का लिंक 10-12 साल के 10 से 15 साल के बच्चों से मिला सकें, जिससे कि जैसे शैलजा जी अभी कह रही थी कि मैं तो बता भी सकती हूँ, कुछ सिखा भी सकती हूँ छोटे बच्चों को, तो छोटे बच्चे ही अपने काबू में आ सकते हैं। तो छोटे बच्चों को ये बहुत अच्छा आपका सुझाव है प्रदीप जी। अगर मैं रीडिफाइन थोड़ा मैं अपनी वर्डिंग उसमें डालूं कि जो माँ बाप हैं उनके तो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर तो होते नहीं हैं यहाँ पे, तो कोई ना कोई यहाँ पर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर का रोल प्ले करे। तो बच्चे हो गए, माँ बाप हो गए, माँ बाप समझो बिजी, तो जो बुजुर्ग हैं यहाँ पे समझो वो अवेलेबल हैं और वो उनके साथ में, तो उनके लिए भी उतना अच्छा होगा। जो बुजुर्ग दे रहे हैं उनके भी जीवन में आप बहुत खुशी लेके आएंगे, बच्चों के साथ में खेलेंगे। जी, ना जाने यहाँ पे कितने हैं लोग जो जिनके बच्चे मान लो अमेरिका में कहीं पे भी हैं, वो अपने नाती पोतों के साथ में नहीं खेल पा रहे हैं, उनको जो खेलने का उनको गले लगाने का तो वो काम करते। ये बहुत बड़ा सुझाव, बहुत अच्छा सुझाव है। आप ये भी एक देखिए का ऐड हुआ है, तो उसको भी आप करिए कि बुजुर्गों को बच्चों को एक रूम में बंद कर दो। अच्छा, और दूसरा मैं ये भी सोचता था कि जैसे छोटे छोटे खेल होते हैं ना, जैसे अभी गुकेश ने वर्ल्ड चैंपियन जीती है, तो हम मंदिर में जाकर कुछ इस तरह का इंतजाम भी कर सकते हैं कि भाई आइए खेलिए, हम सिखाते हैं, वहाँ टूर्नामेंट कराइए बच्चों का। तो ये है कि मंदिर का बहुत तरीके से उपयोग हो सकता है मंदिर की प्रीमिसेस का। तो पूजा पाठ तो अच्छी बात है ही, उसके साथ साथ वो वातावरण बहुत अच्छा होता है, बच्चों को सिखाने के लिए बहुत अच्छी जगह है। धन्यवाद प्रदीप जी, आपने हमें जो समय दिया। धन्यवाद आसमा जी, आपने चाय बनाई और उन्होंने समोसा बनाया। अब मैं केवल उसको सोच ही सकता हूँ कि कैसा लग रहा होगा। मुझे जो है ना अभी तो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग का रखता हूँ, तो 14 घंटे तो वैसे ही 15 घंटे नहीं खाता हूँ। तो आप ये बताइए, आप घर जाकर भाभी जी के लिए क्या बनाने वाले हैं? देखिए मेरा हिसाब तो आपको थोड़ा सा अलग है। मैं ये लोग जो अपनी अपनी बातें बोलते हैं करते हैं, मेरा कुछ ऐसे है, उन्होंने ये मना करा हुआ कि आप किचन में नहीं घुसेंगे, ठीक है ना, तुम ठीक नहीं हो, तुम ढंग से काम नहीं करते हो और बाहर बैठो और किचन में घुसने के हमारा किचन को ख़राब ना करो। तो ये है मेरा हिसाब किताब। अब आप तो समझदार हैं, आप तो समझ गए बात को, है ना। ठीक है, आप आसमा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मुलाकात होती है। नमस्कार। शर्मिला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे सपोर्ट में जो लिखा है कि आज की सफल महिलाएं जो हैं वो अपने मातृत्व को इग्नोर नहीं करती हैं। नहीं, बात तो हो सकती है, मैं इसको अलग करके देखना भी नहीं चाहूँगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं अब जैसे
मेरे परिवार की अगर मैं बात करूँ आपको, 1 2 3 लड़कियां हैं, वो अच्छे जॉब प्रोफेशन सब अच्छा चल रहा है, तीनों ही शादियां नहीं कर रही। और उनके लिए अब ऐसा नहीं शादियां नहीं कर रहे, लेकिन वो कंपेटेबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है। अब नाउ उनकी जो उम्र होगी 34 ऐसे 35 एंड वो खत्म हिसाब किताब। ये मैं पढ़ी लिखी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल जो मैं देख रहा हूँ अभी, जैसे चाइना वाला बोला है आपको जी हाँ, तो आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि हम उसको मिक्स करके कर सकते हो, कर रही हैं। एक वेस्टपैक की सीईओ थी शैलजा जी, उनके 4-5 बच्चे थे, वो साउथ अफ्रीका से आए थे, मैं उनका नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ। वन ऑफ द वेरी सक्सेसफुल सीईओ, और साथ साथ उनके 4-5 बच्चे थे। उन्होंने वेस्टपैक को, फिर सेंट जॉर्ज का मर्जर वगैरह भी उन्होंने ही कराया था, और उनकी स्टोरी छपती थी कि अच्छे मातृत्व के साथ में अच्छी सीईओ होना, और बहुत ही वन ऑफ द सक्सेसफुल सीईओ ऑफ वेस्टपैक वो थी। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हमें शिक्षा में वो लाना पड़ेगा कि हे काम डाउन, थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ, तो मंदिर का जो स्कोप है वो सब कुछ हमारे धर्म में जो भी है, कर्तव्य हैं, जीवन शैली है, हर चीज़ में मंदिर जो है अपना योगदान दे सकता है। तो आपका मंदिर जो है वो हम लोग यही चाहते हैं कि इन सब सुझावों को लेकर आगे बढ़ता रहे, क्योंकि अगर आप पूरे परिवार को करेंगे। अभी आप दोनों लोग हमारे मेहमानों से कहना चाहता हूँ कि समय समाप्त होने को आ रहा है। आप हमारे श्रोताओं को आखिरी मैसेज क्या देना चाहते हैं? देखिए, मैं और विकास दोनों के साथ में बात कर रहा हूँ श्रोताओं से कि शैलजा जी ने बताया कि मंदिर होना बहुत ज़रूरी है, हम भी सोच रहे हैं कि मंदिर होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें हमारे धर्म का मंदिर में या और भी मंदिर में जाना चाहिए रेगुलरली, एक डिसिप्लिन मेंटेन करने की मैं सोच रहा हूँ। हर एक को लाइफ में एक डिसिप्लिन होनी चाहिए। लाइफ विदाउट डिसिप्लिन इज़ नो लाइफ। सो आई वुड सजेस्ट कि लोग आए। हम आपका पता बोलिएगा कि कहाँ पे आए और क्या ओपनिंग आवर्स वगैरह रहते हैं, हमारा नंबर भी दीजिएगा। हाँ, तो हमारा मंदिर जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वैष्णव संघ ऑफ सिडनी, और हमारा मंदिर व्रज मंदिर जो है हवेली हमारी, वो 54 रिवर्स्टन रोड, मेलबर्न रोड रिवर्स्टन वहाँ पर है। अच्छा, स्टेशन से दूर है या पास में? स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा नहीं है। तो ठीक है, 10-20 मिनट की वॉक हो गई। हम ये पूरी इन्फॉर्मेशन अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। जी। तो श्रोताओ, आप अगर किसी भी तरीके से वॉलंटरी वर्क कर सकते हैं, केवल डोनेशन के नहीं, आप जरूर जाइए और अपनी सेवाएं भी दीजिएगा और सेवाएं लीजिएगा भी, दोनों काम। आप दोनों का आप दर्पण रेडियो प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जानकारी शेयर करने के लिए हमारे श्रोता लोग तो काफ़ी एक्टिव हैं इस समय, तो उन्होंने तो मैं चाहता हूँ कि शैलजा जी उनके मैं ये जो उनके संदेश हैं वो पढ़ देते हैं। तो जो जयरामन जी ने लिखा है, वो सबसे पहले उनका मैसेज आया कि उनकी जो प्रोफाइल है किसी ने चोरी करके फेसबुक पे उनका डुप्लीकेट अकाउंट बना दिया है। तो जयरामन जी के जो चाहने वाले हैं सतर्क हो जाएं कि वो डुप्लीकेट अकाउंट है, वो उनका रियल नहीं है। प्रदीप जी लिखते हैं कार्यक्रम का शुभारंभ। पूनम जी लिखते हैं कि वेरी मोटिवेशनल आज का विचार, धन्यवाद पूनम जी। लीला जी लिखती हैं कि कार्यक्रम का शुभारंभ अत्यंत सुंदर विचार से हुआ। राजीव निगम जी लिखते हैं नमस्कार जी, नाइस भजन। लीला जी लिखते हैं लोकप्रिय मधुर भजन मनोहारी लगा। प्रदीप जी फिर लिखते हैं अति मधुर गीत। राजीव निगम जी लिखते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग। चेतन शाह जी लिखते हैं क्या हिंदी में लिखा, तो अभी उसको ढंग से मैं पढ़ना चाहूँगा। प्रिय दर्पण ऊर्जावान टीम, मैं चाहूँगा कि हमारा मंदिर अर्पित करें आध्यात्मिक मार्गदर्शन और पूजा सेवाएं, शैक्षिक कार्यक्रम, धर्मार्थ गतिविधियाँ, स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम, सामुदायिक कार्यक्रम और त्यौहार, पर्यावरणीय पहल, सहायता समूह, दुख, लत या पारिवारिक समस्याओं जैसे विभिन्न मुद्दों के लिए सहायता समूह बनाना एक सुरक्षित स्थान द्वारा प्रदान कर सकता है। व्यक्तियों के लिए साझा करना और उपचार करना तथा अंतिम संस्कार सेवा सम्मान। चेतन शाह, धन्यवाद चेतन जी, आप प्रोग्राम पे आए, वो भी बहुत अच्छी खुशी की बात है हमारे लिए। लीला जी लिखते हैं शैलजा जी आपके भव्य शोध की कोटि नमन।
जयरामन जी लिखते हैं वेरी मोटिवेशनल प्रीलूड रिगार्डिंग रफ़ी, ग्रेट एंड नरेशन, लवली एंड प्लीजिंग टू हियर। पूनम ग्रोवर जी लिखती हैं इंजॉइंग स्वीट मेलोडीज। प्रदीप जी लिखते हैं अच्छी जानकारी। शैलजा जी, रमेश जी लिख रहे हैं कि फॉर सीनियर लाइक मी। रमेश जी आप सीनियर कहाँ हो, ये तो गड़बड़ हो गया कुछ। एवरी संडे दर्पण रेडियो शोज इज लाइक ए टॉनिक एंड इट चार्जेस द बैटरी फॉर द नेक्स्ट 7 days. अरे वाह रमेश जी, दिस program has all the important ingredients and also gives the company for 2 hours, which is essential for seniors. Sometime yesterday's songs like today is extra vitamin pills for them. Thanks radio jockey for your initiative and innovation. धन्यवाद रमेश जी बहुत। लेकिन अगर कुछ हमें सुधार भी करना है श्रोताओं तो ज़रूर हमें लिखिएगा। अभी हम समय जो है ना बड़ी तेज़ी से भाग रहा है। समय भाग रहा है, 2 मिनट है आपके पास। जी जी, तो सेलन जी लिखते हैं सॉरी आई मिस द इनिशियल कन्वर्सेशन विच इज़ टेम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट। तो सेलन जी आपको अभी मालूम पड़ ही गया है। जो प्रदीप उपाध्याय जी लिख रहे हैं मातृत्व जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बहुत ही सुंदर चर्चा स्टूडियो में हो रही है। आधुनिक दौर की यह एक ज्वलंत समस्या है। प्राकृतिक परिवर्तन के परिदृश्य में इसे एक सामान्य घटना मानता हूँ। क्या पता यह भविष्य में होने सामाजिक तथा मानव शरीर में वाले बृहद परिवर्तनों की आहट हो। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें जो आज की चुनौती है उसको स्वीकार तो करना पड़ेगा। तो श्रोताओं, जैसे कि हमेशा ही होता है कि समय कम पड़ता है, लेकिन आज आपके साथ में हमारा जो समय निकला वो बहुत यादगार रहेगा। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होती है, लेकिन प्रोग्राम पे बने रहिए क्योंकि हिंदी मराठी भाषा का बहुत अच्छा प्रोग्राम आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। You have been listening to the